Yes, sir. Okay, sir. Thank you. So, ठीक है, चलो सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो बेसिकली लॉ का क्लास है, मैंने बिजनेस लॉ का क्लास है। और बिजनेस लॉ में हम लोग एकदम बेसिक्स ऑफ बिजनेस लॉ ही पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर किसी ने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है सर। एक बार रिवाइज कर लो आप लोग, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छा खासा पूछ रहा है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीएमए फाउंडेशन हो, एज वेल एज सीएस एंट्रेंस में भी पढ़ा जाता है थोड़ा सा, सीएमए इंटर्न में भी अच्छा खासा है, एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा जाता है। तो इतना ज्यादा वास्ट एरिया है, इसका स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, एक्चुअली बिजनेस का यही सार है। ठीक है, समझ रहे हो, बिजनेस लॉ का बेसिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऐसे बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मेन मेन जो टॉपिक रहता है सर, उसमें ना एक रहता है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो मेन मेन टॉपिक है, मैं एक्चुअली अभी इंट्रोडक्शन लेवल में ही हूँ, इसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे कंसिडरेशन में बात होगा, जैसे हम लोग बात करते हैं ना वेराइटीज ऑफ लॉ का क्लास में, आप लोग देखोगे कंसिडरेशन इज ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माने समथिंग इन रिटर्न, इसको और भी एक भाषा बोलते हैं क्विड प्रो वो। थैंक यू। ठीक है, फिर अदर एसेंशियल्स का पार्ट है, परफॉर्मेंस है, ब्रीच है, कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी है, इंडेमनिटी है, बेलमेंट है, प्लेज है, माने कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग रूप है, एजेंसी है। लास्ट क्लास में थोड़ा थोड़ा बता रहा था, हाँ, आगे जाके थोड़ा और एडवांस लेवल में भी बता देंगे। सो नाउ पॉइंट इज दैट कि थोड़ा सा हम लोग मूव ऑन करते हैं। लास्ट दिन मैंने आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बात किया था, है ना सर? बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें आई थिंक क्या हो गया, आई थिंक मैंने मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एसेंशियल सारा बोल दिए थे। एग्रीमेंट क्या है बोला था सर। एनफोर्सिएबिलिटी, ये वाला नोट्स अगर किसी के पास नहीं है कलेक्ट कर लेना। ठीक है, बार बार बोल देता हूँ, ये थोड़ा फास्ट है बट प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत क्वेश्चन मिले। पेज नंबर देख के माथा खराब मत करना, पेज से कोई लेना देना नहीं है, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, बट डजेंट मैटर सर। पेज से क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए जब क्वेश्चन का जरूरत होगा, केस स्टडीज का जरूरत होगा, काम का है इसलिए। बहुत होगा इतना पेजेस पढ़ना है, अरे भाई कौन तुमको इतना पेजेस पढ़ने हैं? तुमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, केस स्टडीज चाहिए, ट्रूफर्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तुमको भर भर के मिलेगा। तुम पेज नंबर काउंट करेगा तो फिर प्रोफेशनल पढ़ाई करने का जरूरत नहीं। एक्चुअली एक बार एक स्टूडेंट के साथ ना, एक स्टूडेंट के गार्जियन के साथ मेरा इस पॉइंट को लेके थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, तो मेरे को बोल रहे सर आप एक फाउंडेशन के बच्चे को, उस टाइम पे सिलेबस थोड़ा सा हम लोग का छोटा था, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया। मैं बोली इसको फॉलो कर सकते हो, मैंने ये नहीं बोला कि आप इसी को पढ़ो, मैं बोला था फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। जैसे आजकल तो सिलेबस में सबका है और पढ़ना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे वो मेरे साथ बहस कर रही इतना क्यों। हाँ, मेरी इतना क्यों, मैंने क्या कहना क्या चाहते हैं आप? तो गुड एक इवनिंग बच्चे को, सर। गुड इवनिंग सर, एक स्टूडेंट को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा या जो भी एक्ट पढ़ाऊंगा उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए नहीं दूंगा, तो फिर वो क्या करेगा? नहीं आप इतना प्रेशर नहीं डाल सकते, मैंने पूरा एकदम, मैंने दिमागी हालत में बीमार है। ठीक है, कुछ भी अनब शनब बके जा रहा है। एक्चुअली उस टाइम पे मेरा मैच्योरिटी भी थोड़ा कम था, तो मैं भी उनके साथ लड़ पड़ा। बाद में पता चला कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जस्ट इग्नोर करना चाहिए। ये तो समय के साथ साथ पता चला, नहीं तो ये सब चीजों को माथा लेना ही नहीं चाहिए। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। ठीक है, टेम्पटेड हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि
ऐसे ऐसा बात किया, फिर कैसे पढ़ाऊंगा किस तरह से पढ़ाऊंगा, ये आप अगर मेरे को सिखाओगे तो आप ही पढ़ा दो ना। अब भेजे क्यों स्टूडेंट को, अगर आपको इतना आता है आप ही पढ़ा दो फिर। ऐसे ही थोड़ा सा याद आ गया, 500 पेज 600 पेज से मत मैटर नहीं करता, आप बस टॉपिक। हाँ, किसी किसी कोई कोई बोलेगा सर उन लोग के सिलेबस में, जैसे सीएमए के सिलेबस में ये नहीं है, पार्टनरशिप नहीं, इसमें पार्टनरशिप दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसको, बाद में काम आएगा। इंटर में पढ़ लोगे, फाइनल में पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं आएगा तो रहेगा, तो क्या दिक्कत है। तुमको कोई तंग कर रहा है क्या पेज नंबर। मैंने कुछ भी, मैंने इंसान को दे के रखो तो भी दिक्कत, ना दो तो भी दिक्कत। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ होते हैं दिमागी ऐसे पागल टाइप के, सुना रहे हैं नहीं, किसी को कुछ नहीं, जस्ट पुराना एक्सपीरियंस याद आ गया, माथा खराब वाले कुछ लोगों से कभी कभी पला पड़ जाता है। एक बार तो एक स्टूडेंट गजब किया था, कोरोना के टाइम पे क्लास ज्वाइन किया। उस टाइम पे तो ऑफलाइन कुछ होता नहीं था, सारा चीज ऑनलाइन था, है ना। तो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया, सब अभी गए पढ़ना है तो इंटर का, ठीक है, सीए लेवल का। तो अचानक से क्लास छोड़ दिया, ठीक है। फिर गूगल में रिव्यू दे रहा है, आप सुनोगे तो पागल हो जाओगे, रिव्यू दे रहा है कि इनका ये हमसे फीस लिया है और कोचिंग बंद कर दिया। हाँ, अब मैं क्या रिप्लाई करेगा, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बक रहा है। अरे क्या माथा तक खराब है क्या। क्योंकि देखो ऐसे ही मेरा सारा दिन में क्लास, इतना लोगों से बात करना, मैं ये सब चीजों को ना इतना, मैं इतना सोचता ही नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा खराब लगा भी, क्लास चल रहा है, ये ऐसा रिव्यू काहे को दिया, क्या प्रॉब्लम है। ऊपर से मानो उस टाइम पे वो मेरे से इंस्टॉलमेंट में फीस लिया था, तो 2 इंस्टॉलमेंट भरा, अगर तुमको क्लास नहीं करना था तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही रुक जाते। सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया, ठीक है। फिर पढ़ने लगा, फिर अचानक से रिव्यू मार रहा है कि हमने क्लास बंद कर दिया। उल्टा मेरे पास उसने जितना दिन तक पढ़ा है ऑनलाइन में क्लास था, तो सारा क्लास में वो अटेंड है कि नहीं है। अच्छा एक चीज था, उसका वो रेगुलर क्लास करता था, ठीक है। उसका सारा अटेंडेंस मेरे पास है, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि वो मेरा क्लास ऑफ है, और ऐसे करके रिव्यू डाला है। क्या बोलेगा। है, मैंने ऐसा ऐसा दिमाग वाले हालत, मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे लोगों से कभी कभी पाला पड़ जाता है। फिर मैं बोला कि छोड़ो यार, माथा खराब नहीं करते। हाँ, तुम बोल सकते थे कि हमको पढ़ के अच्छा नहीं लगा, ये फिर भी समझ में आता था कि हमने पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया। कोई अगर ऐसा बोले, चलो मैं ये नेगेटिव रिव्यूज की तरह इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, सबको मैं पसंद नहीं आऊंगा, हो सकता है, मे बी। लेकिन तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैंने क्लास ऑफ कर दी। मैंने बेसिकली बोल रहे कि मैंने स्टूडेंट से फीस लेके भाग गया। हाँ, कोई कुछ नहीं बोला है, सिर्फ रिव्यू मार के और गायब हो गया। उसका दीदी था, टीसीएस में जॉब करता है, ठीक है, जिसने उसका पूरा गार्डियनशिप करता था, ठीक है। तो कम से कम कुछ प्रॉब्लम है बोलो, सामने आओ। इवन उस टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि फिजिकल मीटअप पॉसिबल नहीं होता था, पूरा पूरी कोरोना सिचुएशन से फोन में ही ज्यादा बात होता था, ठीक है। अब ठीक है चलो, इट्स ओके, लेकिन तुम क्लास चल रहा है, तुम इसके बीच में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। एक्चुअली क्या है, उसको पढ़ाई पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं बाद में इस पर एनालिसिस किया कि क्या दिक्कत है। उसको जबरदस्ती सीए में घुसाया कि अपने फैमिली की तरफ से, और उसको ये पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो अपने मन का जो भड़ास है किसके ऊपर दागेगा कि टीचर खराब पढ़ाता है, ये लोग बंद कर दिया, ऐसा अनाप शनाप बोल के अपने माँ बाबा से अपना डांट को बचाने का काम, सिंपल। और अपना भड़ास मेरे ऊपर डाल दिया। अरे क्या बोलेगा। चलो छोड़ो, एक रिकॉर्डिंग ऑन है सर। हाँ चलो, आज रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में ही लोगों को नेगेटिव रिव्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ, लोग बोलेगा क्या चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चल रही है कि क्या चल रही है। यस सर। अच्छा, ओके सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट था ना लास्ट वीक में, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, वेरी गुड सर। डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलो फटाफट बात करते हैं। हेडिंग कर लो अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो लोग शॉर्ट नोट डाउन करते हो, जो लोग शॉर्ट में नोट डाउन करते हो, कर लिया करो सर, ये सब आदत अच्छा है।
पढ़ने के साथ साथ ना डिक्टेशन एक अलग चीज होता है। अब देखो मेरे को इतना सारा चीज बोलना होता है, मैं डिक्टेट कर नहीं करता, ठीक है। इतना ह्यूज सिलेबस को डिक्टेट करने जाएंगे माथा खराब हो जाएगा। इसलिए कम से कम इतना होना चाहिए कि आपके कॉपी में आज जब घर जाओगे कि आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, ये नॉलेज होना चाहिए। उसमें कितना टाइप्स पढ़े उसका नाम आपके कॉपी में होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अगर आपको ठीक लगे आप उसको नोट डाउन किए। ये अपने हिसाब से नोट डाउन करो, मैं कुछ डिक्टेशन तो नहीं कर रहा हूँ, आपको नोट्स भी नहीं लिखा रहा, लेकिन आप इतना तो जरूर कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपके ब्रेन में एक इमेज क्रिएट होता है। साइंस है ये, जानते हो। जो पढ़ते हैं अगर वो उसको लिख लेते हैं तो ब्रेन में उसका इमेज क्रिएट होता है, और वो इमेज आपको बाद में रिकॉल करने में हेल्प करता है। फिर हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ने आए हैं। गुड इवनिंग हर्ष। गुड इवनिंग सर। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट टाइप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज मेड बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। हाँ, इसको एक मैं, देखो जरा आप लोग बुरा मत मानना, गाना वाना यार लॉ के क्लास में थोड़ा सा मेरा निकलता है। एक्सप्रेस मैंने क्या बोला, वर्ड स्पोकन और रिटन। मैंने एक्चुअली क्या होता है कि आपको जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है आप उसको मुंह में बोलो, लिख के बताओ, ठीक है। या फिर मैंने या तो मुंह में बोलो, ओरली बोलो, या फिर लिख के बताओ, ठीक है। इसका एक पीसी चंद्र ज्वेलर्स बोल के एक कंपनी है ना सर, ज्वेलरी का नाम सुने हो आप? इसका ना एक एडवर्टाइजमेंट आता था, पुराना एडवर्टाइजमेंट, उसमें एडवर्टाइजमेंट का एक एक गाने का लाइन था छोटा सा, ठीक है, बहुत अच्छा लगता था मेरे को, आज भी याद है। तो बोलते हैं कि इसमें दो लाइन याद आता है, एक पीसी चंद्र का याद आता है और एक एयरटेल का आता है। एयरटेल का भी एक कनेक्टिविटी है। एयरटेल का एक स्टार्टिंग जो एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट था उसमें बोलता था एक्सप्रेस योर सेल्फ। सुने हो? हाँ, देखना पुराना अगर कभी यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मैं यूट्यूब से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फोन जब से आया है मोटा मोटी तब से मेरा सेंस है, ठीक है। एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। ये एयरटेल का एडवर्टाइजमेंट। और पीसी चंद्रा का एडवर्टाइजमेंट था कि बंगाली में था, बोलता है कि মনের মানুষের এই জগতে মনের কথা খুলে বল, ठीक है। और इसका और एक नया वर्जन गूगल ने निकाला, फेसबुक का, आई थिंक फेसबुक का है कि दुनिया कुछ हिंदी में है, दिल वालों की दुनिया में दिल की बात खुल के बोल, ठीक है। दिल वालों की दुनिया में दिल की बात खुल के बोलो, फेसबुक का ऐड है most probably, ठीक है। सर कहाँ कहाँ से याद रखते हो? अरे कोई लाइन अच्छा होता है दिल में रह जाता है, ऐसे याद थोड़ी करके आता हूँ। तो एक्सप्रेस मैंने समझ में आ रहा है सर, एक्सप्रेस किसी के साथ कुछ भी डील करना है, एक्सप्रेस करो कि मैं आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, है ना। चलो ठंडा लगছে तो বন্ধ করে দাও না, বারবার এসির দিকে তাকিয়ে কি হবে? एक्सप्रेस योरसेल्फ, हाँ, एक्सप्रेस योरसेल्फ कि पंखा तुम बंद हो जाओ, उसके लिए थोड़ा सा शरीर को उठाओ, जाओ वहां तक और बंद करो। ऑफर उसको करो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, अब बंद हो गया, क्या बन गया? एग्रीमेंट। अब पंखा बंद का एग्रीमेंट हो चुका है। अब इसको अगर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ करना है फिर कोर्ट पेपर में लिखो कि पंखा जब तक हम लोग क्लास करेंगे तुम चालू मत होना। जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच इज मेड बाय वर्ड्स और स्पोकन और रिटन। जैसे एक सेल्स टू आई, विल यू बाय माय कार फॉर रुपीज 1 लाख? क्या तुम मेरा गाड़ी खरीदना चाहते हो 1 लाख में? Y says to X, I am ready to buy your car for rupees 1 lakh. It is an express contract made orally. Made orally. Now एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? हाँ हाँ, ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। सर बाद में अगर मानो मैंने कार मांगा उसने दिया नहीं, तो क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? यस। लेकिन सर कोर्ट ऑफ लॉ का प्रूफ कैसे होगा कि हम लोगों से बात हुआ था? सपोज मान के तेरा गाड़ी है, मैं तेरे को बोला कि तू मेरे को 1 लाख में गाड़ी बेचेगा, तुमने हाँ बोला, फिर मैं 1 लाख लेके गया, तो बोले नहीं नहीं तुमको नहीं बेचना है। बेसिकली तुम ब्रिज कर रहे हो, अब मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ, एग्रीमेंट बन गया था भाई, है ना। मैं कोर्ट में जाना चाहता हूँ लेकिन सारा चीज ओरल ही हुआ था, रिटन कुछ नहीं। प्रोमान कैसे करोगे कोर्ट में? सर मुश्किल है। यही ओरल ओरल का ये टफनेस है। तो फिर ओरल को वैलिड क्यों रखा जाता है?
बिग क्वेश्चन। तो अगर ओरल चीज कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको हम लोग वैलिड क्यों मान रहे हैं? सर इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अगर ओरल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम इनवैलिड करेंगे तो उसका दो पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है कि कोर्ट क्यों ऐसा लॉ में रखा है। इसका दो कारण है। एक तो इसका एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है। कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है कि आज का समाज थोड़ा सा बिट्रेड समाज हो चुका है। बिट्रेड समाज समझते हो ना? बिट्रे करना हम लोग आजकल एक आदत सा बन चुका है ना? बहुत सारे लोगों का। मैंने जो बात करूं वो बात ना ही रखे तो अच्छा है। मैंने कोई किसी का बात रखने वाला जो समाज है वो आजकल नहीं है। हर इवन रिलेशनशिप से लेके बहुत सारी चीजों में हम लोग देखते हैं धोखा, दगा, ये सब वर्ड भी आजकल ज्यादा यूज होता है। ब्रेकअप, ये कप, वो कप, आप लोग जानते हैं ना? तो कॉन्सेप्ट इज लाइक कि एक जमाना था, वो आजकल जैसे क्या होता है ना फ्लर्टिंग, ये सब पहले जमाने में ना ये सब शब्द को स्लैंग यूज बहुत करता था। आजकल जैसे फ्लर्ट करने जैसे नॉर्मल बात हो गया है ना? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पुराने जमाने में ना ये सब चीज नहीं था। अगर कोई किसी को पसंद भी करता था, पहले जितना सोचना है सोच लो। अगर एक बार उनको पसंद के लिए बोल दिया ना तो वही पत्थर की लकीर है। अब आगे जिंदगी भर वही प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। आजकल क्या है ना, 2-2 मिनट में तुम मेरे को अच्छा लगते हो, 3 मिनट बाद तुम मेरे को अच्छा नहीं लगते हो, फिर चौथे मिनट में फिर से अच्छा लगता है। मैंने ऐसा भी देखता हूँ। पहले ऐसे मूवी इंडस्ट्री उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप लोग जानते हो मैं कुछ ऐसे नाम लूंगा, मैं भी थोड़ा गॉसिप का खबर रखता हूँ, ठीक है? फेमस एक्टर एक्ट्रेस साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, अ, अरे बताओ ना यार, बहुत फेमस फेमस एक्टिंग करते मैंने, उसका आइटम सॉन्ग्स भी है, अच्छा एक्ट्रेस भी है। सामंता। सामंता रुद्र प्रभु, ठीक है। सामंता के साथ जो रिलेशनशिप था, नागार्जुना का बेटा नागा चैतन्य, ठीक है, वो भी साउथ का हीरो है, ब्लॉकबस्टर हीरो, जानते हो सर? हाँ, ये तो जानोगे ही ना। तो सामंता के साथ नागा चैतन्य का मैरिज भी हो गया था उनका। फिर उनका रिलेशनशिप कट हो गया। फिर रिलेशनशिप कट होने के बाद, ठीक है, तो पसंद नहीं आया, डिवोर्स कर दिया। चलो मैं समझ लेता हूँ। ऐसे मैं किसी के पर्सनल जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वो लोग एक साथ एक कैफेटेरिया में मिलता है। ये जस्ट फ्रेंड। अरे भाई, जब तुमको रिलेशन कट ही कर दिया और जस्ट फ्रेंड का ही क्या है? कोई मतलब नहीं था। तो फिर उन लोगों को बाद में भी इवन आफ्टर डिवोर्स भी वो लोग एक साथ बहुत जगह में मिले हैं। अरे क्या भाई, फिर से यार ये लोग क्या मैंने रिस्टोर रिस्टोर करना चाहते हैं रिलेशनशिप को? ऐसे ही मन ही मन में सोचा मैं। और न्यूज चैनल वाले तो अपना दिखाते ही है, वो गॉसिप न्यूज चैनल वाले। तो जो भी हो, अब फिर से अभी रिसेंटली खबर मिला नागा चैतन्य वापस शादी करके। देखो मेरे को सब गॉसिप पता है, ठीक है। हाँ, शादी नहीं है, अच्छा अच्छा, इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मोटा मोटी नागा चैतन्य ने वापस एंगेजमेंट कर लिया। अब मैंने एंगेजमेंट नागा का हो रहा है, चैतन्य का, लेकिन मीडिया पूरा फोकस कर रहा है सामंता पे। कि उनका रिएक्शन क्या है, उनका रिएक्शन क्या है। जस्ट इमेजिन कि आज के डेट में क्या हो रहा है। ये सेम चीज मैंने ऋतिक रोशन के केस में भी देखा था, सेम टू सेम चीज, ठीक है। पहले अच्छा, ऋतिक का तो और केस बड़ा, इन लोगों का कोई बच्चा बच्चा तो हुआ नहीं ना, ये नागा और सामंता का। ऋतिक का तो दो बड़ा बड़ा बच्चा लोग भी है ना? अब ऐसे से उन लोगों का बचपन का फ्रेंड से शादी हुआ था, फिर कट हो गया, ठीक है। फिर कट होने के बाद फिर वो लोग, हम अपने बच्चों के लिए लोग मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है, क्या है क्या कहने कर बोलना क्या चाहता है, समझ में नहीं आता। मैंने एक्चुअली मेरे समझ से परे हैं, जो भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे को समझ में नहीं आता मतलब ये चीज हो नहीं सकता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बट सीरियसली आई हैव अ बिग क्वेश्चन, समझ में नहीं आता सीरियसली। आमिर खान, अनदर बिग एग्जांपल। मैंने इन सब का मैंने इंस्पिरेशन तो आमिर खान ही होगा, ठीक है। एक के बाद एक शादी, उनके साथ बच्चा भी है, बड़ा है सब कोई, लेकिन 2-2 मिनट में इनका मन उड़ जाता है। ऐसे आमिर खान वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स। मैं बैठे बैठे उनका मूवी बहुत देर तक देख सकता हूँ। तो एज एन एक्टर आई रियली, मैंने कोई डाउट नहीं। लेकिन मैं जब इस तरह का चीजें देखता हूँ, क्या है ये लोग, क्या है सीरियसली। जो भी हो चलो। अब क्योंकि उसके डिसीजन में मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो सिचुएशंस बन रहा है कि एक बार हाँ एक बार ना, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अब ओरल चीजों में प्रॉब्लम क्या है कि तुम इसको प्रूव कैसे करोगे? तो प्रॉब्लम है कि तो फिर ओरल को वैलिड क्यों रखा? एक्चुअली प्राचीन काल में हमारे समाज में एक सिस्टम था कि समाज ना वचनबद्ध होता था। वचन माने जो जबान दे देता था ना वो रखता था, समझ रहे हो? जैसे इसके लिए थोड़ा सा आपको मैं प्रिमिटिव टाइम में अगर बात करूं, जैसे लोग आज के डेट में
ऐसे बीजेपी कांग्रेस में क्या होता है उसको छोड़ो, राम क्यों लेके इस जय श्री राम का नारा लगता है, बीजेपी लगाते हैं, ये सब चीज में बात नहीं कर रहा हूँ। जो ओरिजिनल राम राज्य है, एक राम राज्य का एक कॉन्सेप्ट है, ये राम राज्य, व्हाट इज राम राज्य। ये जिस टाइम पे ये राम राज्य का बात होता था उस टाइम पे कोई झूठ नहीं बोलता था, लोग झूठ नहीं बोलता था या फिर बहुत कम झूठ बोलता था, और जो मुंह में बोलता था वही रखा जाता था। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम जी खुद है। ये राम इंस्पिरेशन क्यों है पूरे भारत के लिए? उनके माता जी ने अपने एक बच्चे को, भरत को राजा बनाने के लिए अपने बाप को बोला, मैंने दशरथ जी को बोला कि मैं अपने बच्चे को, मैंने एक्चुअली कुछ वचन मांगा था एज ए वाइफ अपने हस्बैंड से कि मैं आपकी आपसे कुछ वचन मांगना चाहता हूँ, ठीक है। तो दशरथ जी मैंने जो किंग थे उन्होंने बोला हाँ आप मेरे वाइफ को बताओ कि क्या है, कि उन्होंने वचन में ही मांगा कि राम को मैंने जो बोला था कि जो मांगोगे देना पड़ेगा, तो बोला हाँ देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने वचन में ही मांगा कि राम को वनवास जाना होगा, और जबकि राम जो कि फैमिली का बड़ा बेटा है उसके उसी को राजा बनना है, लेकिन भरत को जो फैमिली में आई थिंक सेकंड में आता है पोजीशंस पे, उसको राजा बनाना है, ठीक है। और राम को वनवास जाना होगा, है ना, असैलम में जाना होगा। तो अब पापा ने बोल दिया, माँ का वचन है, राम को पता चला, ऐसे तो धरती गिर गया, प्यार मोहब्बत टूट गया। तो अल्टीमेटली राम ने वो पालन किया। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर और एक चीज है, भरत भागा भागा गया था। आप लोग जानते हो कि नहीं, आई डोंट नो, ये पार्ट बहुत लोग नहीं जानते। भरत राम को वापस लाने के लिए गया था, और जिंदगी भर कभी भी भरत अपने माँ से बात नहीं किया। कैकेयी इनका माता का नाम है। तो जब राम को बुलाने गया था कि आ जाओ भैया, मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि भाई आ जाओ, कि आप ही राजा हो और मुझे राजा नहीं बनना है, मैं नहीं कर सकता आप रहते रहते। तो बोले नहीं, मैं तो वचनबद्ध हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, तुम चलाओ। तो फिर भरत ने राम का जो खड़ाव है, खड़ाव समझते हो, मैंने जूता, उस टाइम पे उसको खड़ाव या खड़ोम बोलता था, उसका जूता सर पे लेके आया था और सिंहासन में रखा था। जब तक राम वापस नहीं आया तब तक भरत राजा तो बना हुआ था, लेकिन मैंने राजा मैंने उसमें राज अभिषेक वगैरह कुछ नहीं हुआ था। वो बोला था राजा राम ही है, मैं राजा, मैंने राम का सेवक हूँ। तो सिंहासन में राम का जूता रख के ही उसने पूरा शासन चलाया, वचन। ऐसे बहुत चीजें हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ, इसलिए ये सब इंस्पिरेशन है, इसलिए पढ़ाया जाता है लोग। आज के डेट में भाई को मार के काट के अगर सब चीज मेरा हो जाए तो बात बन जाए। समझ में आ रहा है कुछ बातें, ठीक है। तो वो समय या वो सिस्टम अगर फिर से रिस्टोर हो जाए तो समाज व्यवस्था कहाँ जाएगा? आप समझ रहे हो ना? एक वैसा समाज व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों को मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, ऐसा बोलेगा सर ये सब आपका इख्तियार में नहीं आता, नहीं तो मैं सीरियसली बोलता हूँ कि कौन कौन सा किताब पढ़ेगा, स्पिरिचुअल किताब पढ़ेगा, उसका पर्सनल मैटर है, बट फिर भी अगर जिंदगी में कभी मौका मिले, सीरियसली कभी भी एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम रामचरितमानस पढ़ लिया, एक बार। चरित्र क्या होता है, चरित्र कैसे बना जाता है, आपको पता चलेगा। धार्मिक एंगल से नहीं पढ़ सकते, आपका अलग धर्म हो सकता है, आप बुद्धिस्ट हो सकते हो, क्रिश्चियन हो सकते हो, इस्लाम मुस्लिम हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो। इवन हिंदू लोग भी तो नहीं पढ़ता है, जो अपने आप को हिंदू बोलता है वो भी नहीं जानता। पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो जिंदगी में एक बार, कम से कम कुछ सिंपल भाषा में ही। ये रामचरितमानस, उसमें एक्चुअली पूरा वर्णन है, और वो जिसने एक बार पढ़ के समझ लिया ना चरित्र क्या है वो समझ जाएगा, और वचनबद्ध क्या होता है वो भी समझ जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत का ये जो लीगल सिस्टम है ना, ये प्रूफ प्रूफ के ऊपर सिर्फ बेस्ड नहीं है, ये कुछ प्रिमिटिव कल्चर को भी रिस्टोर करने का कोशिश करता है। दुनिया के बहुत और भी कंट्रीज हैं जहां पर ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। तो समझ में आया? ठीक है, चलो। एक्चुअली मैं बोला ना कुछ परसेप्शन अलग है, इसको समझाने के लिए आपको बहुत सारा मुझे लेके जाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, नहीं तो बोलेगा सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड क्यों बना। इसके पीछे कल्चरल कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। एक्चुअली पूरा इंटायर लॉ के पीछे ना कल्चर ही है, आपको हर पॉइंट में कल्चर उठा के बात कर सकता हूँ। आपको देखना धीरे धीरे आपको मैं दिखाऊंगा ना, सारा कल्चरल कॉन्सेप्ट आया है, सारा चीज। चलो।
X writes related to Y. I offered to sell my car for rupees 1 lakh for to you. Y sends related to X. I am ready to buy your car for rupees 1 lakh. It is an express contract made in writing. इसका एक सुविधा ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ में लिखित इजीली मिल जाएगा, लेकिन ओरल कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि आप ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कोर्ट में आपको मैं बता दूं, कोर्ट में ना वो लॉयर या जज साहब जो लोग होते हैं ना, वो 2 मिनट बात करेगा समझ जाएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। ये ओरली क्या डील हुआ था, किसने तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, सब समझ में आ जाता है। 4 क्वेश्चन करने से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है, आंसर नहीं। क्वेश्चन से याद आया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वी ऑल नो दैट। कोलकाता में आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट था लाल बाजार में, हेडक्वार्टर ऑफ पुलिस। जो लोग एक्यूज्ड है, एक्यूज बने जिनको क्राइम के सस्पेक्ट में पुलिस ने या सीबीआई ने अपने कस्टडी में लिया है, इन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। आप लोग जानते हैं? आप लोगों को पता है पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? हाँ, एक तरह का माने नॉट एक्साइटली लाइक डिटेक्टर, बेसिकली पॉलीग्राफ टेस्ट में उसका उनको कुछ क्वेश्चन किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। एक्चुअली ये कोई मेथड नहीं है, ये एक तरह का एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है कि आपको कुछ मे बी आई डोंट नो मेडिकल क्या पर्सपेक्टिव है मुझे पता नहीं है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर जब आप दे रहे हो, उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स रेट, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है, ये सब चीज में ना चेंजेस नजर आता है। अगर आप चीजें गलत बोलोगे, छुपाओगे, तो आपको सजाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर बेस करके आपके शरीर में कुछ ना कुछ माने डिफरेंशिएशन नजर आएगा। और ये सब चीजें पॉलीग्राफ टेस्ट में निकल के आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी एग्जैक्टली वही प्रूव हो जाता है। मैंने मेरा कहने का मतलब ओरल चीज भी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर चाहेगा। जैसे पॉलीग्राफ टेस्ट करना इतना आसान चीज नहीं है, उसमें क्वेश्चन का बहुत बड़ा पावर होता है। क्वेश्चन कैसा है और क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी किस मोमेंट में क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉलीग्राफ टेस्ट का सक्सेस। ऐसा साइंस तो बोलते हैं, मेडिकल साइंस बोलते हैं कि 90% चांसेस है कि पॉलीग्राफ टेस्ट का रिपोर्ट सही निकलता है। लेकिन एक माने कंडीशन है, क्वेश्चन अगर गलत होगा या क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत होगा तो बेसलेस है। समझ में आया? तो ओरल चीज का भी कितना दम है, समझ रहे हो कुछ? हाँ, कुछ तो बहुत लोग होते हैं सर रिटन ही सब होना चाहिए, ओरल का क्या मतलब है। अरे बहुत चीजों में ज्ञान कमती होने से हम लोग ऐसा सवाल करते हैं। चलो, तो याद रखना सर, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? implied contract. Implied contract is one which is made otherwise than by word spoken or written. It is inferred from the conduct of a person of the circumstances of the particular case. एग्जाम्पल के रूप में, a transport company runs buses on different routes to carry passengers. Transport company run buses on different routes to carry passengers. This is an implied offer by transport company. X board a bus. This is an implied acceptance by X. Now there is an implied contract and X is bound to pay the prescribed fare. सिंपल बात है, अगर आप किसी बस में चढ़ते हो तो वो बस एक जगह से एक जगह जाता है ना, सर्टेन टाउन से एक दूसरे शहर में, एक शहर से ए टाउन से बी टाउन जाएगा। अब उस बस में चढ़ गए हो, अब बस में चढ़ गए तो फिर आपको बस का भाड़ा देना पड़ेगा। इसमें क्या है, तो बस वाला आपको थोड़ी ना लिखित में देने के लिए बोल रहा है कि देखो भाई हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तुम यहाँ लिख के बताओ कि तुम इधर जाना चाहते हो और इसमें नीचे दस्तखत करो, मैंने साइन करो। ऐसा होता है क्या? इतना नहीं होता है। बस में चढ़ गए, सीट में बैठ गए, कंडक्टर आया, भाड़ा मांगा, दे दिया। क्यों देते हैं? क्योंकि जैसे तुमने बस में चढ़ा, ये तुम्हारा एक्सेप्टेंस है कि आप जिधर जाना चाहते हो मैं उधर जाना चाहता हूँ। कौन? ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर जहां जाना चाहता है, हम उधर जाना चाहते हैं, तो दिस इज योर एक्सेप्टेंस, इसीलिए आपको वो भाड़ा देना पड़ेगा। इवन नॉर्मल में भी मानो कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कोलकाता में या कोई भी बड़े शहर में चलते हैं, आप बस में अगर चढ़ जाते हो और बाद में पता चलते कि वो बस आपके डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा, अगर तुरंत पता चल जाए इट्स ओके, तो नेक्स्ट स्टॉपेज में बस वाला आपको उतार देगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मानो आप चुपचाप उठ के बैठे हुए हो, एक सर्टेन जगह तक आप पहुंच गए, फिर आप कंडक्टर को पूछते हो कि दादा ये इधर नहीं जाएगा। मानो आपको जाना था हावड़ा, आप पहुंच गए सियालदह, ठीक है। होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ, ठीक है।
कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आजकल आप लोग भी सफर करते हो, ऐसे पागल लोग आप लोग भी नजर आएगा। ठीक है, ठीक है। मैं तो यही सब देखते देखते मेरा टाइम बीतता था मेरे को ये सब मोबाइल फोन वगैरह में मेरा कोई, आजकल सब उठ के मोबाइल चलाता है, मैं देखता हूँ भाई कौन सा बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, सीरियसली मेरे को ये हैबिट है, और उसमें मैं बस मजा ही लेता हूँ। मैंने क्या, एक सेटिस्फेक्शन होता है मेरे कि देखो अब इसका नाटक देखो, अब इसका मजा देखो। तो अब मानो आपको जाना था हावड़ा, बस आपको पहुंचा दिया सियालदह, आप बोलते हो अरे हमको तो हावड़ा जाना था, ये तो सियालदह है, नहीं नहीं हम आपको भाड़ा नहीं दे सकते। ये सब बात बोलने से नहीं होगा। तो फिर उठने से पहले पूछ लिया करो। इम्प्लाइड है, बस में चढ़े हो मैंने एक्सेप्टेंस है। बस अगर सियालदह जा रहे हैं मैंने आपका बस में जाके बैठने का मतलब ही है कि आप इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम भी सियालदह जाएंगे। अगर बस में चढ़ते ही आपको फील होता या फिर गलती से चढ़ जाते हैं, वो तो एक समझ में आता है ना, गलती से चढ़ गए, कंडक्टर बोला नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे, अच्छा ठीक है, फिर आप बस में जाके बैठोगे भी नहीं, सामने ही रहोगे, बस वाला नेक्स्ट स्टॉपेज में आपको उतार देगा, ये चलता है। लेकिन आप 3-4 स्टॉपेज पार कर जाते हो, फिर आप बोलते हो नहीं नहीं। कुछ लोग तो और बदमाश होते हैं, मानो यहाँ से मानो उल्टा डांगा एक जंक्शन है, ठीक है, यहाँ से बस में चढ़ा, उसको जाना है मानो से फॉर एग्जाम्पल श्याम बाजार, ठीक है। अब श्याम बाजार का बस उल्टा डांगा से राइट टर्न लेता है, ठीक है, और जो बस है वो बस मानो जाएगा बेलेघाटा या कांकुड़गाची। तो अब यहाँ से कोई बस में चढ़ा और उल्टा डांगा में जाके बोल रहा है कि अच्छा ये श्याम बाजार नहीं जाएगा, ओ हमको तो नहीं जाना है, हम तो श्याम बाजार जाना है। तो फिर ऐसे बोलने से थोड़ी चलेगा, उल्टा डांगा तक का भाड़ा दो, मजाक चल रहा है। तो फिर अगर इतना ही तुमको सब जानता है, बदमाशी है, उल्टा डांगा तक का भाड़ा बचा लेगा, जरूरत पड़ने से उल्टा डांगा से श्याम बाजार थोड़ा पैदल मार देगा। सब बहुत सियाना लोग होते हैं। अगर आपको ऐसे ही था, मानो बागुएटी में बस में चढ़ा है, केष्टपुर आते आते तुमको वो गलती एहसास हो जाना चाहिए, तब बस वाला बोलेगा हाँ हाँ भाई उतर जाओ, कॉलेज मोड़ भी उतार देगा, है ना। बागुएटी और केष्टपुर के बीच में एक छोटा स्टॉपेज है ना, कॉलेज मोड़, वहीं पर उतार देगा, आई उतरो तो, ये नहीं जाए। दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। देखो सर, हम लोग कोई लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, वास्तव पढ़ रहे हैं, वास्तव में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत फेमस एक एग्जांपल है, कूली, ठीक है, एक से कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द बैगेज ऑफ वाई टू कैरी इट फ्रॉम रेलवे प्लेटफॉर्म टू द टैक्सी विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय वाई टू डू सो एंड वाई अलाउज इट। मैंने बेसिकली, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं दिल्ली जा रहा था, दुरंतो एक्सप्रेस बोल के एक ट्रेन है ना, उसमें चढ़ा था। तो मैं न्यू दिल्ली पहुंचा, 2018 का बात होगा शायद। तो न्यू दिल्ली में पहुंचते ही मेरे को दिल्ली का इतना अच्छा नॉलेज नहीं था। तो जैसे हमारे हावड़ा में ना कूली लोग ट्रेन के अंदर नहीं चढ़ता है, दिल्ली में देखा पूरा एकदम एसी बॉगी के अंदर कूली एकदम अंदर चला गया। हाँ, और जाके आपका लगेज बिना पूछे ही उठा रहा है, ठीक है, अरे बोले अरे क्या कर रहे हो, मेरे को लेना है नहीं लेना है, उठा ले रहे हो। अरे चलिए बढ़िया से पहुंचा देंगे, आपको कहाँ जाना है ये वो मेरा सब सेटअप। अब नहीं नहीं रखी, तो फिर जो भी हो, फिर कुछ और लोगों को मैंने देखा कि लगेज दिया, अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुली अगर मानो मेरा सामान उठा के चलता और मैं भी उसको कुछ नहीं बोलता, और वो उसके पीछे पीछे चलता और टैक्सी स्टैंड तक पहुंचा, फिर टैक्सी में कुली मेरा सामान चढ़ाया, फिर जब कुली वाले मेरे को पूछता है कि पेमेंट, ठीक है, तो मैं उनको बोलता हूँ उठाने के टाइम पे सामान तो तुमने मेरे को पूछा नहीं था, तो पेमेंट के टाइम पे मैं तुमको क्यों दूंगा। ये आप नहीं बोल सकते। जब कुली ने सामान उठाया और आप उसके पीछे पीछे चल दिए, दैट मीन दिस इज अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगेन ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ समझ जाना भी एक एक्सेप्टेंस होता है। थोड़ा और लैंग्वेज में बोले सर, आज लड़का लोग नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टा सीधा चीज बोल नहीं पा रहा हूँ, एक भी लड़का होता तो मजा आ जाता। जैसे मान ऑनलाइन में उठा लेते किसी को, रुको, कौन है, कौन बनेगा, गौरव, हर्ष नहीं, हर्ष को नहीं बोलेंगे, चलो अभिजीत, आर्ट, साहिल, नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बदमाशी कर सकता हूँ थोड़ा। चलो गौरव को ही बोल देता हूँ, गौरव को चाहिए। मानो कि गौरव को किसी को पसंद आया, ठीक है, कॉलेज में, गौरव को किसी को कॉलेज में पसंद आया, ऐसे नया नया कॉलेज है, पसंद आ रहा है, तो बातचीत किया, अपने दोस्तों को बोल रही कि अब देखिए जा रहे हैं ना, अगर ये पीछे मुड़ के एक बार देखता है तो मतलब हाँ। अरे होता है इस तरह का, ये सोच विचार आता है भाई कॉलेज डेज में,
सर मेरा भी आता था, ऐसा थोड़ी है, लेकिन मेरा तो स्कूल डेज में आ गया था। तो पॉइंट इज दैट कि ये जो सर किसके इम्प्लाइड, लिए सर? हाँ किसका? हाँ साहिल बोलो। सर हाँ किसके लिए साहिल। सर? मैम के लिए सर? अच्छा साहिल पूछ रहे हैं मैम के लिए। अब क्या तुम क्या मेरे को मतलब क्या चाहते क्या हो? ठीक है। अच्छा अगर कोई और भी होता क्या ही हो जाता। अब मैम के सामने तो नहीं बोल सकता, ऐसे नहीं, मैम को सब पता है, खुली किताब, हम लोग दोस्त है बचपन से, कब मैंने क्या किया मैम को सब पता है। मैम मेरा बुरा आदत अच्छा आदत सब जानते हैं। मैम के सामने में कुछ मेरा कुछ छुपाने वाला है ही नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली मैम के लिए ही है सर। बट हाँ वो एक होता है ना बचपन का जो बदमाशी है ना, मैम से पसंद, मैम के पहले किसी और के साथ भी मैं सोचा था कि भाई इनको ये करेंगे, तो उस टाइम पे मैम के साथ कोई रिलेशन था ही नहीं, ठीक है, दोस्ती था किसी और के साथ, तो सब कोई चिढ़ाते थे दोस्त लोग, हम भी मजा लेते थे, है ना। तो वो बात भी मैम को पता है, ठीक है, सब चीज पता है मैम को। ऐसे होता है स्कूल डेज में नॉर्मल 11 12 लेवल से थोड़ा बहुत चालू हो ही जाता है ये सब चीज, ऐसे नॉर्मल, इतना का तो ये स्वाभाविक चीज होना चाहिए, जिस एज में जो होना चाहिए वो चीज आना चाहिए, अगर वो सही एज में सही चीज नहीं हुआ ना तो एबनॉर्मल है। पर्सनली मत लेना सर, मैं सही मत। चलो, अब समझे सर, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो गौरव ने किसी को ऐसे ही बात किया, बोला कि अगर पीछे मुड़ के देखता है तो मतलब इम्प्लाइड है कि वो मुझे पसंद करता है या करती है, जो भी हो। तो पॉइंट इज दैट कि ऐसा होता है, ठीक है। तो कुली का केस में याद रखना सर, कुली को पेमेंट करना है, ठीक है। इम्प्लाइड, ऐसे इम्प्लाइड चीजें बहुत सारा होता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है, एटीएम। एटीएम बात करता है क्या हमसे? हाँ जी, निकाल के पैसा निकालता है, करता है ना? अपना जीप निकाल लेता है, पैसा निकाल लेता है, तो हम बस कुछ कोड डालते हैं उसमें, वो जीप निकाल के चालू हो जाता है। तो ये जो एक्चुअली एटीएम इज रोबोट है भाई, है ना। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट इज वन व्हिच इज इन्फर्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज विथड्रॉइंग कैश थ्रू एटीएम, ये एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिस बैंक के एटीएम से पैसा उठाओगे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी गड़बड़ होगा बाद में पछताओगे। बैंक की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। एक केस है ऐसा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। सर आपके पास तो भंडारा निकल रहे हैं, चलो निकाल रहे हैं तो निकालते हैं। बैंगलोर का केस है, 2016 17 का होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए हस्बैंड वाइफ के एटीएम से पैसा निकालने के लिए एटीएम पे गया। 10,000 समथिंग या 1 लाख का कुछ अमाउंट होगा, वाइफ के अकाउंट से निकाला, लेकिन पैसा नहीं निकला। एटीएम जैसे होता है, पंच किया, सब कुछ किया, दिखा रहा है कि बैलेंस डिडक्ट कर दिया, लेकिन पैसा नहीं निकला। ऐसा होता है कभी कभी टेक्निकल एरर में। तो बाद में और पैसा था नहीं तो बंदा आ गया वापस। अब स्टेट बैंक का एटीएम का केस था, तो स्टेट बैंक को एक पर्ची दिया, मैंने एक चिट्ठी दिया कि ऐसे मैंने किया था, ऐसा ऐसा, मेरा पैसा वापस कर। स्टेट बैंक इसका सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, तो सीसीटीवी फुटेज में चेक करके देखता है हाँ कि हाँ ऐसा ही है कि किसी ने पैसा विड्रॉल कर रहा था और पैसा नहीं निकला। लेकिन पेमेंट जब, अब स्टेट बैंक को क्या है, इसका ऑब्लिगेशन पूरा करना है ना, ब्रीच हुआ है, स्टेट बैंक के टेक्निकल एरर है, तो ब्रीच हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ उस पार्टी का। अब स्टेट बैंक के पास एक दूसरा लॉ आ गया। क्या दूसरा लॉ? ये बैंकिंग लॉ है कि जिसका एटीएम वही यूज करेगा, कोई दूसरा उसका एटीएम यूज नहीं कर सकता, ये बैंकिंग लॉ। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बात बनी रहा था, लेकिन एज पर बैंकिंग एक्ट जिसका एटीएम वही यूज करेगा, ये एटीएम का रूल है। इवन एटीएम कार्ड जब तुम इशू करते हैं तुमको, उसका एक फॉर्म फिलअप होता है, उस फॉर्म में सारा बात लिखा रहता है, और उसमें आप साइन करके ही एटीएम बैंक से लेते हो। उसमें साफ साफ लिखा रहता है, कितना भी करीबी कोई क्यों ना हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी, बच्चा हो, आपका एटीएम आप ही यूज कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। आप कोई बोलेगा सर तो फिर इमरजेंसी में क्या क्या करता? सर बात इमरजेंसी का है ही नहीं, तो फिर ऐसे सिचुएशंस में आप बैंक से आके पैसा उठाते चेक के थ्रू से, वाइफ साइन करके देता, उठाते। एटीएम में जाके क्यों उठाए, वो भी वाइफ का एटीएम क्यों यूज किया तुम? यूज करते करते लेकिन पैसा नहीं आया तो फंस गया बंदा। तो बेसिकली पैसा नहीं दिया,
समझे? पैसा नहीं दिया बैंक, जस्ट बिकॉज उसने वाइफ का एटीएम यूज किया था। अब बाद में उस केस का और कुछ हुआ है कि नहीं, मेरे पास और अपडेट नहीं है, बहुत दिन कल्चर नहीं किया, जो भी हो। समझ में आ रहा है सर? तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। टैसिट और इम्प्लाइड बहुत क्लोज है, टैसिट और इम्प्लाइड बहुत क्लोज है, दोनों ही एक तरह का इम्प्लाइड ही है, लेकिन इम्प्लाइड का ही एक वर्जन है टैसिट, ठीक है। सेल बाय फॉल ऑफ हैमर ऑफ एन ऑक्शन सेल, ये भी बहुत पॉपुलर है। ऑक्शन हॉल देखे हो कभी? आईपीएल का ऑक्शन होता है आजकल, या फिर कोई एंटिक का दुकान होता है ना, उसमें ऑक्शन होता है। ये पुराने कोलकाता में आपको दिखेगा, धर्मतला साइड में ऑक्शन हॉल में ना, ऐसे एंटिक चीजें पूरा भरा रहता है, उसमें बहुत सारे एंटिक चीजें हो सकता है, पुराना कॉइन्स हो सकता है, पुराने फर्नीचर्स होता है, ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें, तलवार वगैरह है ना, टिप्पू सुल्तान का तलवार, ठीक है, सिराजुद्दौला का तलवार, ऐसे ऐसे, ठीक है, माने हिस्टोरिकल चीजें, एंटिक चीजें जो बहुत ही महंगा दाम पे बिक सकता है, उसका ऑक्शन होता है। जैसे मानो मेरा ये ऑक्शन हॉल है, मानो मैं बड़ा फेमस इंसान बन गया, ठीक है, फिर मैं मर गया, ठीक है। अब मरने के बाद इंसान का एक्चुअली कदर होता है ना, जिंदा रहते रहते वैल्यूलेस, लेकिन मरने के बाद वो बंदा बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। अब मानो मैं मर गया, आप लोगों में से कोई मेरा बहुत ही प्यारा स्टूडेंट है, उसमें से किसको लगा कि भाई सर इतना फेमस हो गए, सर का चीज अगर मार्केट में ऑक्शन करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को एक बूस्ट मिलेगा, देखते हैं। तो मानो मेरा फोन पुराना हो गया, तुम लोग थोड़ा सा 100 years लैटर सोचो, ठीक है, 100 साल बाद, ठीक है, ब्लैक एंड एक अलग लेवल में चलेगा, ठीक है। तो मानो ये ऑक्शन हॉल में सारा चीज रखा हुआ है, सब एंटीक हो चुका है। अब इसमें मानो मैं ऑक्शनर हूँ, ठीक है, मैं मर गया ना, लेकिन करेंटली मैं ऑक्शनर हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक हैमर होता है, हथौड़ा की तरह देखने में होता है, कोर्ट में भी यूज होता है, ठीक है, जिसमें वो ऑर्डर 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 करते हैं, वैसा ऑक्शन हॉल में भी एक होता है, एक हैमर बोलते हैं उसको। तो वो हैमर लेके ऑक्शन में चीजें बिक रहा है, ठीक है। प्रलय भादुड़ी का यूज किया हुआ डिजिटल पेन, बेस प्राइस, ऑक्शन का बेस प्राइस होता है ऐसा, ठीक है। सर बेस ऐसे प्राइस तो 1 लाख। हाँ हाँ सर बोलो। बेस प्राइस 1 लाख। आप है बेस ना सर, प्राइस, महंगा। बेस प्राइस 1 लाख, ठीक है। अच्छा चलो, साइड लेवल है, बेस प्राइस 1 लाख। अब 1 लाख का बेस प्राइस है। अब आप लोग सब मानो ऑक्शन में चीजें खरीदने आए हो, आप लोग फैन हो गए हो, ठीक है, प्रलय भादुड़ी का फैन हो गए आप लोग, ठीक है। आप स्टूडेंट नहीं हो, फैन हो गए, उनका किताब पढ़े हो, उनके बायोग्राफी पढ़े हो, आपको आप लोग फैन हो गया, आए हो उसका चीज खरीदने। अब 1 लाख इसने दाम लगाया, कितना देगा बोल, थोड़ा सम्मान से बोल दे। 1 लाख, 1 लाख बेस प्राइस है, तो मिनिमम मिनिमम बिड प्राइस 500 से होगा, ठीक है। बोलो 1 लाख, 1,10,000, इतना 500 ही बोल देता है यार, ठीक है, 1,10,000, ठीक है। अब 1,10,000 हुआ। अब सेकंड मैं 1,10,000 के बाद मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा 1,10,500, 1,10,500, 1,10,500, 1,10,000, अरे कोई तो बोल, लेना है क्या? 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है, 55। चलो समझ गए। अब मानो टाइम चला गया, ठीक है, अब इसके बाद और टाइम भी नहीं है, अब इसका दाम नक्की कर दिया गया, 1,55,000 में ये पेन जो जाता है अस्मिता को जाता है, ठीक है। अब जब ये होगा ना, एक कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, उस टाइम पे मैं ऐसे मुंह में कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे डिजिटली वो सब होता रहेगा, और यहाँ पर मैं हैमर ऐसे हैमर फॉल करूंगा। जैसे ही मेरा हैमर फॉल हो गया, इसका मतलब ऑक्शन हॉल के साथ अस्मिता का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 1,55,000 में ये डिजिटल पेन यूज बाय प्रलय भादुड़ी, वंस इन लाइफ टाइम चांस आप ले सकते हैं, ठीक है। सो कितना तुम लोगों को हंसी आ रहा है, देखना एक दिन नाम पे मेरी डाक टिकट जारी होगी, ठीक है। चलो, सपना देखो, छोटा काय को देखना है, देख सपना देखना है तो बड़ा ही देख ले भाई। सपना बंदा छोटा देखता है, सपना में कोई सोचता है कि मैं गरीब बन गया, सपना में बड़ा बड़ा सपना होना चाहिए, मैं राजा बन गया, ठीक है। सुबह उठ के तुमको क्या लगता है तुम गरीब बन गए, तो सपना देखना ही नहीं चाहिए। कोई कोई होता है उठ से उठ के सुन, घर पे फैमिली में बोलते हैं ना, कल ना मैं एक सपना देखा, ठीक है, क्या सपना है ना, अरे मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं बोलता भाई सपना देख रहे, कुछ अच्छा देख लेता, ठीक है। नहीं होता है यार, सपना तो बोल के नहीं आएगा,
होगा तो ऐसी ड्रीम तो जो भी हो सकता, जो भी हो, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो टैसिट एंड इम्प्लाइड, तो ये दोनों बहुत फेमस है सर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ये फॉल ऑफ हैमर से अगर ऑक्शन सेल में हो रहे तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? समझ रहे? मजाक मजाक में काम भी करते रहो, ठीक है। टैसिट, एटीएम के थ्रू से पैसे उठाना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? टैसिट। बस में चढ़ के टिकट का भाड़ा काटना वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? टैक्सी रास्ते में चलता है ना कोलकाता के सड़क पे, चलता नहीं है क्या? येलो टैक्सी, हाँ आजकल यात्री साथी ऐप भी चलता है उसका, लेकिन छोड़ो, ऐसे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टैक्सी सिस्टम होता है हर बड़े शहर में होगा, कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में भी है, बैंगलोर यहाँ पर भी है। तो टैक्सी चल रहा है, तुम रास्ते में टैक्सी को ऐसे हाथ दिखा के खड़ा करते हो, ठीक है। तो अगर पैसेंजर होगा तो रुकेगा नहीं, अगर ऑलरेडी रिजर्व है तो, लेकिन अदरवाइज तुम उसको रोक सकते हो। तो अगर मानो टैक्सी टैक्सी ड्राइवर क्या चिल्लाते हैं टैक्सी के अंदर से, सपोज आपको जाना है एयरपोर्ट, ठीक है, तो क्या टैक्सी चिल्लाते हैं एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट? चिल्लाता है, एक टाइम चिल्लाता है, कब करते हैं जानते हो? कभी सुबह सुबह 4 बजे, 3:30 4 बजे के आसपास के टाइम पे कभी अपने घर के नीचे उतरना और टैक्सी वाले से देखना, वो ना उस टाइम पे ना सटल मारता है। सटल समझते हो? बता देता प्रैक्टिकली से होता है। सटल होता है क्या, उस टाइम में नॉर्मली टैक्सी रिजर्व करना चाहिए, लेकिन उतना सुबह सुबह टैक्सी वालों को ना कंप्लीट रिजर्व भाड़ा मिलता नहीं है। आजकल तो लोग कैब बुक करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, मे बी जब कैब सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं, 10 साल पहले या 15 साल पहले लोग सुबह उठता था, अपने एरिया में जाता था और देखता था कि टैक्सी वाले अगर खड़ा है तो वो क्या करेगा ना, वो एक्चुअली ऑलरेडी कुछ पैसेंजर ले चुका है। उसको नॉर्मली सुबह सुबह ना स्टेशन या एयरपोर्ट का ही भाड़ा ज्यादा होता है, या तो किसी को हावड़ा जाना है, सियालदह जाना है, या फिर एयरपोर्ट जाना है। तो ऑलरेडी ना उसके टैक्सी में 4-5 लोग बैठा हुआ है जिसको एयरपोर्ट जाना है, सबसे वो 50 से 60 टका या 100 टका करके लेगा, ठीक है। नॉर्मल भाड़ा अगर आप रिजर्व करने जाओगे तो 300-400 टका हो सकता है, लेकिन वो सटल मारे, जो एक्चुअली टैक्सी का काम नहीं है। लेकिन उतना अर्ली मॉर्निंग जब ऑटो नहीं है, बस नहीं है, टैक्सी को कौन रोके? बात समझ में आ रहा है सर? इसलिए वो सटल मारता है। तो इसलिए टैक्सी वाला उस टाइम पे ना चिल्लाएगा उसको जहां जाना है। ये आजकल एक रेयर सिचुएशन हो गया है ड्यू टू कैब सिचुएशंस, बट इवन 5 years बैक भी ये सिचुएशंस कोलकाता में था। मैंने तो बहुत यूज किया एक टाइम पे। आजकल जिसको भी जाना होता है कैब बुक कर लेते हैं, घर आ जाते हैं। कैब के लिए भी 4-5 ऐप होते हैं अलग अलग, है ना, इतना ज्यादा सुविधा हो गया है। लेकिन नॉर्मली आप टैक्सी में चढ़ोगे तो टैक्सी वाला चिल्लाता नहीं है कहाँ जाना है, बोलता नहीं है, लेकिन आप उसमें चढ़ते हो और अपना जगह बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ जाना है, लेके चलो। तो ये जो आपने टैक्सी में चढ़ गया ना, ये इम्प्लाइड है। पीला टैक्सी, येलो टैक्सी, या फिर जो टैक्सी बोल के लिखा रहेगा, वो टैक्सी को आप कहीं पर भी खड़ा कर सकते हो और कहीं भी जाने के लिए बोल सकते हो, लेकिन देयर इज अ वन कंडीशन, ये टैक्सी सिर्फ और सिर्फ कोलकाता जुरिस्डिक्शन में चलता है। दैट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलकाता जुरिस्डिक्शन? जहां तक कोलकाता का पिन कोड होता है, कोलकाता का पिन कोड, ठीक है। कोलकाता का कुछ एरिया है और हावड़ा एंड हुगली डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया है जो कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। ये टैक्सी वहीं तक जाने के लिए लायबल है, उससे बाहर ये टैक्सी नहीं जा सकता लीगल। तो उस एरिया के लिए अब कहीं पर भी बोलो उसको जाना चाहिए, मैंने इसीलिए वो टैक्सी का लाइसेंस उसको मिला है। वो अलग बात है कि आजकल हम लोग बोलते हैं टैक्सी वाला जाता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके अगेंस्ट में भी केस हो सकता है। लेकिन टैक्सी में चढ़ के आप जहां बोलोगे वो जाएगा, लेकिन उसको जुरिस्डिक्शन के अंदर बोलना है। अब तुम यहाँ टैक्सी चढ़ के बोलोगे हमको सिलीगुड़ी लेके चलो, तो कोई टैक्सी में सिलीगुड़ी जाएगा नहीं, वो अलग बात है। लेकिन कोई बोलेगा कि हमको खड़गपुर लेके चलो, हमको मिदनापुर लेके चलो, बर्धमान लेके चलो, नहीं, वो उसका जुरिस्डिक्शन के बाहर है। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब है? तो ये भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। टैक्सी ना तो आपको कुछ बोलता है ना कुछ करता है, वो अपने रास्ते में चलता है, आप उनको खड़ा करते हो, चुपचाप बैठते हो, जगह बोलते हो, लेके जाता है, जो भाड़ा होता है देना है। अनदर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब जितना हो सकता है मोटा मोटी मैंने आपको शेयर, ठीक है। चलो, तो ये क्या था? স্যার হাওড়া ডিস্ট্রিক্টটা কি কলকাতার বাইরে পড়ে? से तो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट जुरिस्डिक्शन वाइज कोलकाता के बाहर है, बट एक्चुअली जो पूरा एंटायर कोलकाता है ना, ये इसको एक मेगा सिटी कोलकाता है।
जिसमें हावड़ा का सिटी भी कोलकाता का ट्विन सिटी के अंदर आ जाता है। हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा एरिया है, श्रीरामपुर, चंदन नगर, उत्तरपाड़ा, ऐसे बहुत सारे एरिया है जो कोलकाता सिटी जुरिसडिक्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो यार ऐसे नॉर्मली कोलकाता के बाहर है हावड़ा। हावड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। एक्चुअली मुझे गौरव ने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हावड़ा एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा का अपना जुरिसडिक्शन। लेकिन जब बात एक सिटी का होता है, ये हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ, जैसे ये जहां पर अभी आप बैठे हो, ये कहाँ है? ये कोलकाता है क्या? दिस इज नॉर्थ 24 परगना। ये न्यू टाउन, सॉल्ट लेक, सब नॉर्थ 24 परगना है, दिस इज नॉट कोलकाता। लेकिन कोलकाता शहर अभी इतना बड़ा हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे केस्टपुर का क्या कोड है? 7,01,01। न्यू टाउन का कोड देखना 156, 157, 160। ठीक है, सॉल्ट लेक का देखना 40 भी है, 60 भी है, 70, 80 भी है। ठीक है, तो जहां कोलकाता शब्द यूज किया जाता है वो तो कोलकाता जुरिसडिक्शन है। इवन हावड़ा एंड हुगली डिस्ट्रिक्ट जो उस पर है, गंगा के उस पर, वहां पर भी कुछ एरिया है जिसको कोलकाता जुरिसडिक्शन के अंदर रखा गया है। एंटायरली दिस इज कॉल्ड कोलकाता मेट्रोपॉलिटन रीजियन। चलो ये अलग डिस्कशन, उन्हें पूछा है इसलिए पूछ। अच्छा, तो एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड टैसिट, ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। कॉन्ट्रैक्ट बन कैसे रहे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, याद रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन का क्या है? एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटेड होता है एंड एग्जीक्यूटरी होता है। क्या होता है सर? एग्जीक्यूटेड होता है और एग्जीक्यूटरी होता है। पार्शियली एग्जीक्यूटेड होता है एंड पार्शियली एग्जीक्यूटरी होता है। यूनिलैटरल होता है एंड बायलैटरल होता है। सिंपल भाषा में समझाता हूं, जल्दी जल्दी समझ लो। सर एग्जीक्यूटेड माने हमेशा कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी के बीच में होता है ना? सिंगल सिंगल होता है क्या? आप अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? ऑलवेज देयर मस्ट बी टू पार्टी, है ना? अब दोनों पार्टी में सिंगल सिंगल पार्टी होगा कि मल्टीपल मल्टीपल होगा, वो अलग बात है। जैसे दो टीम के बीच में खेला चल रहा है, वहां पर एक एक बंदा भी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। 11-11 प्लेयर्स होते हैं दोनों टीम के बीच में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? हो नहीं रहा है क्या? दो टीम खेल रहा है, दो कंपनी में डील हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है। जरूरी नहीं कि दोनों साइड में हमेशा इंडिविजुअल्स ही हो, ऐसा नॉट नेसेसरी। दो पार्टी होना चाहिए। वो दो पार्टी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टी ने अपना अपना ऑब्लिगेशंस कंप्लीट किया। से फॉर एग्जांपल, एक ऑफर, सिंपल एग्जांपल यहां दिया है, यही बोल देते हैं। एक्स ऑफर टू सेल हिज कार टू वाई फॉर ₹1 लाख। वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर्स एंड एक्स डिलीवर द कार टू वाई एंड वाई पेज 1 लाख टू एक्स। उसने मेरे से कार मांगा, हमने उसको पैसा दे दिया, उसने भी मेरे को कार दे दिया। तो दोनों पार्टी की तरफ से जो काम था वो हो गया ना। तो जब दोनों पार्टी अपना अपना काम कर लेते हैं, जिसको जो भी करना था, उस एक बंदे ने बोला था मैं तुमको कार बेचूंगा, दूसरा बंदा ने बोला था मैं बदले में तुमको 1 लाख रुपीज पे करूँ। तो एक का काम था कार बेचना, एक का काम था उसके बदले 1 लाख देना। तो जब दोनों पार्टी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस कंप्लीट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस को बोलते हैं एग्जीक्यूटेड। ओके, लेकिन देयर इज अ कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी माने दोनों तरफ से काम बाकी। X offered to sell his car to Y for ₹1 lakh and Y accept X offers. If the car has not yet been delivered by X and the price has not yet been paid by Y, it is an executory contract. इसने बोला मैं कार बेचूंगा, उसने भी बोला मैं तुमको 1 लाख दूंगा, बट इसने ना तो कार बेचा, उसने ना तो 1 लाख पे किया। दोनों तरफ से जब ऑब्लिगेशंस फुलफिल ड्यू है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एग्जीक्यूटरी। फ्लिपकार्ट में सामान ऑर्डर की ऑनलाइन में, पेमेंट आपका बाकी है, सीओडी है, और फ्लिपकार्ट ने भी आपके घर पे अभी तक डिलीवरी नहीं किया है, क्या बोलेंगे इसको? एग्जीक्यूटरी। लेकिन आपका भी पेमेंट हो चुका है, फ्लिपकार्ट ने भी डिलीवरी कर दिया है, क्या बोलेंगे? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। वन ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन हिज ऑब्लिगेशन एंड अदर पार्टी हैज स्टिल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस। फ्लिपकार्ट ने आपको पे कर, आपका प्रोडक्ट आपको दे दिया, बट आपका पेमेंट अभी भी बाकी है। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टली एग्जीक्यूटेड एंड पार्टली एग्जीक्यूटेड। माने एक पार्ट ने अपना काम कर दिया, मानो आपने ऑनलाइन में पेमेंट कर दिया, बट फ्लिपकार्ट अभी तक आपके घर पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया, तो आपके तरफ से एग्जीक्यूटेड है, फ्लिपकार्ट की तरफ से एग्जीक्यूटेड है। तो इसको क्या बोलेंगे? पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटेड। यूनिलैटरल एंड कोलैटरल।
एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्सेप्ट से ही ये यूनिलैटरल बाइलैटरल का जन्म होता है। यूनिलैटरल का मतलब होता है जब एक पार्टी परफॉर्म करता है उसे कहते हैं यूनिलैटरल, जब दोनों पार्टी परफॉर्म करते हैं उसे कहते हैं बाइलैटरल। ऐसे यूनी शब्द का मतलब होता है एक और बाई शब्द का मतलब होता है दो। कैसे? आप लोग स्कूल कॉलेज लेवल में कभी कंप्यूटर तो पढ़े ही होंगे, वहां पर बाइनरी वर्ड्स, बाइनरी नंबर पढ़ा नहीं जाता था। हाँ, पढ़ा जाता हाँ था सर, ना, 0100। 0 1 करके। तो 0 1 को ही क्यों बोलता है? इस बाई का शब्द का मतलब है दो। ये जो कंप्यूटर में कोडिंग होता है ना, सर, ये हाँ बोलो सर। हाँ পারে কিটা স্যার বল। বলছি এটাকে ইকোনমিক বলা যেতে পারে, যেরকম আমরা ডিমান্ডে পড়েছি না, ইউনিট ইলাস্টিক ডিমান্ড বা ইউনিট ইলাস্টিক সাপ্লাই। তো ইউনিট মানে লাইক ইকুয়াল যেটা হতে পারে। हाँ তো यूनिट, हाँ यूनिट माने वन, हाँ बेसिकली एग्जैक्टली यू कैन से। यस गौर, आप सही बोल रहे हो, इकोनॉमिक्स एंगल से भी बोला जा सकता है। ठीक है, मैंने इसलिए कंप्यूटर वाला बोला ताकि थोड़ा सा सबको पता चले। 0 1 बाई शब्द का मतलब यहाँ पर दो है, ठीक है, टू। तो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, जब वन पार्टी से परफॉर्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल। An unilateral contract is one-sided contract in which only one party has to perform his promise or obligation to do or forbear। माने कुछ भी काम करना या ना करना, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। टू डू समथिंग और टू फॉरबियर समथिंग। फॉरबियर माने छोड़ देना, है ना, कुछ करना और कुछ ना करना, दोनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट क्लास में बोले थे, याद है ना? मैं रास्ते में जा रहा था, किसी को ठोक दिया गाड़ी पे, तो जो अगला है वो मेरे पे केस कर रहा है, मैं हूँ रिच बंदा, मैं उनको बोला भाई कोर्ट केस मत कर, कुछ पैसा रख और छोड़। तो जब मैं कोर्ट जाने से रोक रहा हूँ, पुलिस के पास जाने से रोक रहा हूँ, है ना, तो कुछ ना करने के लिए उसके साथ डील कर रहा हूँ ना। तो कुछ करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और कुछ ना करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपके दुकान के सामने कोई दुकान लगा रहा है, ठीक है, आपके दुकान के सामने कोई दुकान लगा रहा है, अब उसको बोलते हो भाई यहाँ से थोड़ा दूर जाके दुकान खोलो, बदले में आप कुछ कॉम्पेंसेशन। लेकिन मानो आप किसी को पसंद करते हो, किसी और को और भी कोई पसंद करता है, तो आप दूसरे को बोल सकते हो भाई तुम उसको पसंद मत करना, तो फिर हम तुमको देख लेंगे। नहीं समझा? हाँ, वो नहीं चलेगा, वो अलग केस हो जाएगा। ठीक है, जहां तक স্যার ঝামেলা হয়ে যায়। झमेला हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर स्टोरी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायंगुलर स्टोरी। हाँ, बाप रे, भयंकर मेरे चीज है। जहाँ तक मैं उसको लव ट्रायंगल बोलते हैं। लव ट्रायंगल बोलते हैं, डेंजरस है। बारमूडा ट्रायंगल के बारे में मैंने सुना। बारमूडा ट्रायंगल में जहाज जाता है, अटलांटिक ओशियन में है, अगर बारमूडा ट्रायंगल में कोई गिर जाता है तो वह इतना गहरा में चले जाते हैं, वहां कुछ फोर्स है उधर जो पूरा एकदम समुद्र के गहराई में लेके चला जाता है और वापस कोई नहीं आता है, फ्लाइट भी नहीं जा सकता, कुछ मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। तो लव ट्रायंगल इक्विवेलेंट टू बारमूडा ट्रायंगल। तो आगे से तुम लोग एक काम करना, अगर कोई ऐसा चल रहा है ना, तुम बोले भाई तुम बारमूडा ट्रायंगल में मत पढ़, ठीक है, ये सब है, ये पुराना हो गया। बारमूडा ट्रायंगल को लव एंगल के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कॉलेज में आप लोग ये सब चलता रहता है। सर आप लोग ये सब सिखाते हो, गार्जियन अगर सुन रहा है घर पे तो गार्जियन सोचेगा कि ये सर पढ़ाते हैं कि क्या सिखाते हैं बच्चे लोग। सर आजकल ना बच्चे लोग को सिखाने का जरूरत नहीं है, उल्टा मैं तो थोड़ा हेल्प ही कर देता हूँ, ताकि जिंदगी का कुछ कड़वा सच भी बोल देता हूँ। हमारा कोई माँ बाप होगा, नहीं नहीं सर आप पढ़ाई, आप सिर्फ पढ़ाएंगे। हमारे एग्जाम्पल्स में भी हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, यूनिलैटरल, bilateral। Bilateral contract is one of which both the parties have to perform their respective promises or obligation to do or forbear। ठीक है, समझ में आया? मतलब दोनों पार्टी अपना अपना काम करे, सिंपल। मैंने एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेड का ही एक वर्जन है, लेकिन बेसिकली इसको थोड़ा सा मैंने, वहां पर एक बंदा ने, एक पार्टी ने किया, एक पार्टी ने नहीं किया, वहां पर ऑब्लिगेशन पूरा करने के बारे में बोला गया है और यहाँ पर पार्टी के एंगल से बोला गया है। मैंने पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट सेम चीजों को लेकर बात कर, मैंने था। हाँ, तो ये जो हम लोगों ने किया ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशंस। वेरी गुड। पहले वाला था क्रिएशन, ये वाला है एग्जीक्यूशंस। नाउ कम्स टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी।
ये सब बहुत वाइटल है आप लोग के लिए। एनफोर्सिएबिलिटी माने हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में देखे थे सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, है ना। तो एनफोर्सिएबिलिटी शब्द का एक स्पेशलिटी है ना। ऐसे तो एनफोर्स शब्द का अगर हिंदी या बंगाली किया जाए तो इसका मतलब होता है लागू कर। क्या होता है? लागू कर, ठीक है। एनफोर्सिएबल, ठीक है, मैंने उस चीज को लागू किया जाए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन प्रेस्क्राइब बाय लॉ इज, एक कॉन्ट्रैक्ट जो हर तरह का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया है, एक ये देखो शादी वाला बात, एक्स ऑफर्स टू मैरी वाई, वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर। एक्स ने वाई को बोला क्या तुम मुझे शादी करोगे? वाई बोला हाँ हाँ करेंगे, क्यों नहीं। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वाइट, वाइट कैसा है? एक्स ऑफर टू मैरी वाई, वाई एक्सेप्ट एक्स ऑफर्स, लेटर ऑन वाई डाइज। एक्स ऑफर किया वाई को, वाई ने एक्सेप्ट भी किया, पर बाद में खत्म हो गया। बहुत दुख की बात, सैड स्टोरी। लेटर ऑन वाई डाइज। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, जब फॉर्म हुआ था तब कोई गड़बड़ नहीं था, पर बाद में जब वाई नहीं है तो फिर एक्स कैसे शादी करेगा वाई से? अब मरा हुआ से तो शादी होता नहीं, है ना। बहुत ही दुख की बात है सर, आप तो ऐसा करो जैसे सच में हुआ है। अब देखो सैड चीजों में थोड़ा सैड जैसा एक्टिंग करना, खुशी के चीजों में थोड़ा खुशी वाला एक्टिंग करना तो नॉर्मल है ना। हम लोग तो एक्टिंग करने के लिए दुनिया में आए हैं, नहीं जानते हैं हम सब कोई एक्ट ही तो करते हैं। अरे ये सब एक्टिंग को देखने के लिए तुम लोग एक शो चलाते हो सर, टीआरपी बढ़ाते हो उसका, बिग बॉस। डेली लाइफ में लोग अपना रिएक्शन कैसे देते हैं, गंदा हो अच्छा हो बुरा हो, इसके ऊपर बेस करके एक शो बना दिया। मेरे को एकदम बेकार लगता है जो भी हो, लेकिन उसका टीआरपी बहुत हाई है, लोग देखता है। तो सही में बेकार है सर, हाँ क्या है? सही में बेकार है सर। हाँ एकदम बेकार चीज है, लेकिन लोग बहुत देखते हैं झगड़ा इसका। करता है सर, सिर्फ झगड़ा और कुछ नहीं। झगड़ा तो एक तो कई बार स्क्रिप्टेड होता है, कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देता है, ठीक है। वो मैं एक का कुछ कहानी पढ़ रहा था एक बार। वो लोग रिसेंटली शादी किया था, क्या नाम है भूल गया। वो जिसका जिसका पहले ये था, वो जिसका जो एक एक्टर मर गया ना बिहार का, मैंने बॉलीवुड का बहुत फेमस, जिसका सुसाइड हो गया था, सुशांत सिंह राजपूत। उसका गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे ने अभी जिसको शादी किया है, ठीक है। देखो तुम लोग सब बोल देंगे। ठीक है, देखा, मुझे पता है कि कहाँ क्या बोलने से जवाब मिलेगा। अब मैं अगर पूछ लूं कि सर तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोल देगा। क्या जवाब आ रहा है फटाफट, रैपिड फायर आ रहा है। ये दोनों का शादी हुआ है ना, विकी जैन का। फिर एक दिन देखा कि विकी का माँ और अंकिता का माँ दोनों जन आया है उस शो में। तो भाई शो में पार्टिसिपेंट ये लोग हैं, तो दो सास का क्या कर रहे थे। मैंने बेसिकली उस शो को सास बहू शो बनाया, ठीक है। और लोगों को वो सब गॉसिप पसंद है, सब स्क्रिप्टेड है। इवन दोनों सास में झगड़ा चल रहा है, मैंने विकी का माँ और इसका मामा में अनबन चल रहा है, वो भी दिखा रहा है। क्या है, मैंने पर्सनल लाइफ को सामने दिखा रहा है कि स्क्रिप्टेड है। आई डोंट नो, बट क्या बेकार चीज लगता है मुझे, पागल सा। जो भी हो, अब जिसका टीआरपी हाई है उसको बेकार भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। आजकल कौन शो शो को चला रहा है? अनिल कपूर साहब चला, पहले सलमान खान चलाता था। अच्छा पैसा है भाई। अच्छा नेक्स्ट, तो अच्छा वाइड बहुत वाइडर पॉइंट है सर। वाइड का मतलब है कि जो पॉसिबल नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना पॉसिबल। The term void contract is a contradiction in terms, but according to Section 2, subsection J of the Indian Contract Act 1872, a contract which important, a section important, yeah? A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. Ceases माने stop, जो आगे हो नहीं सकता,
ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ void contract is a contract which was valid when entered into. जब entered हुआ था तब void valid है, but which subsequently becomes void due to impossibility of performance, change of law or some other reasons. स्टार्टिंग में वो वैलिड था बट बाद में void हो गया। पहले ना नहीं था, पहले हाँ था, बाद में ना हो गया। ठीक है, तो पहले हाँ था बाद में ना हो गया माने void हो गया। कुछ चीजें होते हैं जो शुरू से void होते हैं, आगे आगे बताएंगे आपको। याद रहेगा सर कॉन्सेप्ट, void कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं? void शब्द का मतलब होता है कैंसिल, क्या आगे नहीं होगा, कैंसिल हो गया। void एग्रीमेंट क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। An agreement not enforceable by law is said to be void. An agreement not enforceable by law is said to be void. इसको बोलते हैं void agreement. Such agreements are void ab initio. Actually मैं इसी चीज के बारे में बोल रहा था कि कुछ चीजें शुरू से ही void होता है। That is also known as void ab initio. सर ये इनिशियो का मतलब क्या है? अरे सर इंग्लिश में एक शब्द है इनिशियल। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, इनिशियल माने स्टार्टिंग। वही इनिशियल को लातिन में बोला जाता है इनिशियो। इसका मतलब एक्चुअली लातिन पहले है, इंग्लिश बाद में। तो इनिशियो शब्द को उधार लेके ब्रिटिश ने अपना शब्द इनिशियल किया। सिंपल, पूरा समझ में आ रहा है, समझे? छोड़ो यार उनका इंग्लिश कहाँ से लाया हमको क्या, हम लोग बस कभी कभी बोल लेते हैं, स्टाइल लग जाता है, अपना कॉन्फिडेंस फील हो जाता है, कर लो भाई। आजकल बिना इंग्लिश का क्या है ना, जिंदगी ऐसे जैसे लगता है कि छोड़ो यार। void ab initio. So such agreements are void ab initio, which means that they are unenforceable right from time they are made. जब से बन रहा था तब से void है, शुरू से। एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट विद ए माइनर। माइनर माने 18 के बिलो में किसी का अगर एज है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों में से कौन माइनर है कोई? मानो कि इनके साथ मैं कोई पैसे का डील करता हूँ, ठीक है, कौन दिन बाकी यार ठीक है। अब मानो मैं इनके साथ कोई डील करता हूँ, ठीक है। अब 1 महीने के सिचुएशन से, लेकिन लीगली वो माइनर अगर है, ठीक है, ऐसे बोल रहे तो है ही ठीक है। तो पॉइंट इज दैट कि अब इनके साथ मैं एक डील करता हूँ, पैसे का कुछ करता हूँ। मैं मानो इनको लोन देता हूँ, ठीक है, बदले में इंटरेस्ट लेने का बात करता हूँ। अब लोन देता हूँ, फिर इंटरेस्ट लेने का बात करता हूँ, और मैंने इनको पैसा दिया और ये मेरा पैसा नहीं दिया, ठीक है, मैं इन पे केस करता हूँ। बाद में पता चलता है कि ये तो माइनर है। तो अगर कोई माइनर है तो फिर इनसे मैं क्लेम नहीं कर सकता। ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैंने माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन मानो सर कि 1 महीने बाद ये तो मेजर बन जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो माइनर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइड एग्रीमेंट ही वॉइड है। तो वॉइड एग्रीमेंट पे आगे कार्रवाई क्या होगा? जो चीज शुरू में ही वॉइड है उस चीज में आगे क्या कार्रवाई करोगे आप? बात समझ में आ रहा है? हाँ, ये देखो, ये एक तरफा एक विचार है, ये चलेगा, लेकिन हाँ आगे जाके ऐसे भी सिचुएशंस होता है, अगर वो मानो कोई माइनर अगर कोई ऐसे कोई बहुत ही गंदा काम कर लेता है, ठीक है, तो क्या उस टाइम पे लॉ उसको छोड़ देता है माइनर बोल के? नहीं, ठीक है। सिविल मैटर है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर क्रिमिनल टाइप का हो जाए तो फिर माइनर को भी नहीं छोड़ा जाता, जुवेनाइल कोर्ट में रखा जाता है, फिर बड़ा होने के बाद उसको बड़े जगह में ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनर बोल के बहुत कुछ छोड़ देगा। एक्चुअली आजकल ऐसे केस चला रहा है कि बोला जा रहा है कि 16 कर देना चाहिए क्राइम के केस में, मिनिमम एज 16 करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारा सिचुएशंस पे देखा जाता है कि 15-16 के एज में भी बंदा क्राइम कर रहा है, और ऐसे मैंने बोलने में मैं माइनर हूँ लेकिन काम तो बड़े वाला कर रहा है, ठीक है। तो बोलने में माइनर है लेकिन काम अगर बड़ा वाला है तो फिर एज वो कम करो भाई, है ना, सिंपल है ना। छोटा दिमाग इतना बड़ा सोच कैसे सकता है? एक छोटा दिमाग, माइनर दिमाग इतने एडल्ट सोच कैसे सकता है? तो फिर एज को कम करना चाहिए। मे भी, अब देखो लॉ बहुत क्रिटिकल है लॉ, ठीक है। एक चीज करने जाओ दूसरा चीज प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़े बड़े लोग है करेगा भाई, हम लोग पढ़ लेते हैं। वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, जो शुरू से ही है। तो एन एग्रीमेंट विद माइनर ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड, सिर्फ माइनर नहीं, अनसाउंड माइंड, कोई बंदा पागल है। कौन पागल है इधर? हाथ उठाओ, है कोई? मानो कोई पागल है, चलो मैं ही पागल हूं, मैं अनसाउंड माइंड हूँ, समझ रहे सर? अनसाउंड माने दिमाग सही तरह से मेरा काम नहीं करता है, और आप मेरे साथ कोई एग्रीमेंट करते हो
और ये जो मैं पागल हूँ, मैं बोल रहा हूँ बोल के पागल नहीं हूँ, बकायदा डॉक्टर ने मेरे को, मेडिकल काउंसिल ने मेरे को पागल डिक्लेयर करके रखा है। और मानो आप मेरे साथ कुछ डील करते हो और आप जब डील कर रहे थे तब आपको देख के लगा नहीं कि मैं पागल हूँ, और बाद में जब पैसा का रिकवरी हो या कोई क्लेम मैटर हो और आप मेरे से पैसा मांग रहे हो, फिर बाद में बोलता, मेरा फैमिली के लोग बोलते ये तो पागल है, इनसे क्या लोगे। तो फिर बाद में जब कोर्ट में पेश होता है, ये पागल से डील किया है, ये तो पूरा खेल ही पागल। मतलब उस टाइम पे अगर वो ठीक भी रहेगा तो पागल कहीं इतना एक्टिंग करेगा तो फिर वो पूरा खत्म। ठीक है, तो अगर कोई अनसाउंड है स्टार्टिंग से, उनसे डील ना करे, वॉइड एब इश्यू है। ठीक है, बिकॉज ए माइनर और ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्पिटेंसी एंड इनकॉम्पिटेंसी, कि कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है और कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, बहुत वाइटल। वैसे वॉइड एग्रीमेंट नेवर मैच्योर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। जो वॉइड एग्रीमेंट है वो कभी भी मेन कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होता है। समझ में सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, बहुत वाइटल। ये जो एनफोर्सिएबिलिटी के ऊपर जो वैलिड वॉइड एंड कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा आगे जाके पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस बनाता है। voidable, another very important part। क्या नाम है सर? voidable contract। what is voidable contract? void और valid के बीच में लटकता हुआ, void और valid के बीच में लटकता हुआ, उसको बोलते हैं voidable। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, पेड एंड पेबल के बीच में लटकता हुआ को क्या बोलते हैं? सॉरी, पेड एंड क्या बोलेंगे उसको, है ना, पेड एंड नॉट पेड के बीच में। वेरी गुड सर, पेड एंड नॉट पेड के बीच में जो लटकता है उसको क्या बोलते हैं? पेबल। वेरी गुड सर, है ना। रिसीव एंड नॉट रिसीव के बीच में क्या लटकता है? रिसीवेबल। वैसा ही वर्ड है, वैलिड एंड वॉइड के बीच में लटकता हुआ को बोलते हैं वॉइडेबल। ठीक है, अब कैसे होता है थोड़ा समझ, थोड़ा कोर्ट केस होगा, थोड़ा सा नाटक क्रिएट करना पड़ेगा तब जाके ये समझ में आएगा। जैसे सेक्शन वाइज क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 of the Indian Contract Act 1872, an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereon, but not at the option of the other or others। मतलब इसको थोड़ा सिंपल करता हूं मैं, an agreement which is enforceable by law at the option of one और more, माने एक या एक से ज्यादा पार्टी है तो उनके तरफ से एनफोर्सेबल है, माने वो लागू हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है। बट जो उल्टा साइड में है उनके तरफ से, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स, माने यहाँ पर एक पार्टी भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए अदर एंड अदर्स वर्ड यूज करता है। माने सिंपल बात है, एक पार्टी के लिए वैलिड है बट दूसरे पार्टी के लिए वो वैलिड नहीं। ठीक है, तब उस चीज को बोलते हैं वॉइडेबल। कब होता है voidable contract? In other words, a voidable contract is one which can be set aside, repudiated or avoided at the option of the aggrieved party। aggrieved माने जिनके साथ धोखा हो रहा है, जिनके साथ जबरदस्ती हो रहा है। ठीक है, जिनको जबरदस्ती डरा के मैनिपुलेट किए करके कॉन्ट्रैक्ट में लाने का कोशिश किया जा रहा है, डर के मारे, जान का खतरा या फिर कुछ अलग तरीका का, बेसिकली एक तरह का मैनिपुलेशन। जबरदस्ती मैंने, तुम हाँ कहना नहीं चाहते पर तुमको हाँ बुलाया जा रहा है कि हाँ बोलो। ठीक है, until the contract is set aside or repudiated by the aggrieved party, it remains a valid contract। For example, a contract is treated as voidable at the option of the party whose consent has been obtained by coercion or undue influence or fraud or misrepresentation। ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा, आगे बहुत काम का है। coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी करके, धोखाधड़ी कैसे करें? coercion, coercion माने किसी को मारने का धमकी देगा। ठीक है, मानो आप लोगों में से किसी को मैं डराता हूं, मारने का धमकी देता हूं, ज्यादा ना नाटक नहीं, चुपचाप साइन करने का। हिंदी मूवी में देखा था ना, चुपचाप, नाटक नहीं एकदम, हाँ एकदम नाटक नहीं, चुपचाप साइन करने का, नहीं तो ना एकदम सटक देगा तुमको। ठीक है, तो ऐसा करके वो डरा के चुपचाप साइन कर, कोर्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, बंगाली में ऐसे थोड़ा गुंडागर्दी कम ही होता है, हाँ नहीं बोलने का टाइम है, फिर भी ऐसे हाँ काने नीचे मारो, चुपचाप साइन करो, काने नीचे मारो। अब कोर्शन, ठीक है। अंडू इन्फ्लुएंस, जब अपने लोग ही अपने को धोखा देता है, वो अंडू इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आपको धोखा देने वाला कोई ऐसा होगा जो आपका बहुत ही भरोसेमंद है, जिनसे भरोसा किया वही धोखा देगा।
टीचर पे भरोसा किया, टीचर धोखा दे दिया। डॉक्टर पे भरोसा किया, डॉक्टर धोखा दे दिया। माँ पे भरोसा किया, माँ धोखा दे दिया। बाप पे किया, बाप दे दिया। दीदी पे किया, दीदी दे दिया। भाई पे किया, भाई दे दिया। हस्बैंड पे किया, हस्बैंड दे दिया। माने ऐसा कोई जिसपे आप डिपेंडेंट है। बात समझे? माने अनड्यू इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है जब वन पार्टी डोमिनेटिंग पोजिशन पे और अनदर पार्टी उसके अंडर पे होता है। जैसे टीचर स्टूडेंट पे कौन डोमिनेटिंग नेचर का है? टीचर। डॉक्टर पेशेंट पे डॉक्टर। माँ बाप और बच्चे पे, ठीक है, समझ में आ रहा है? कस्टमर एंड दुकानदार में दुकानदार नॉर्मल, ठीक है। कस्टमर भी हो सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, पर फिर भी लीड कौन कर रहा है? दुकानदारी तो लीड कर रहा है ना। अगर दुकान लेके ना बैठता तो कस्टमर कैसे? दुकानदारी में। तो बेसिकली जो डोमिनेटिंग नेचर है, जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है? कस्टमर कर सकता है कि दुकानदार कर सकता है ना? सोना का चीज बोल के गोल्ड प्लेटेड दे दिया, तुमको समझा कि भाई ओरिजिनल गोल्ड है, ठीक है। ऐसा पैकेजिंग करके तुमको बेच दिया गोल्ड बोल के, तुमको गोल्ड का नॉलेज नहीं है, बाद में पता चले गोल्ड ही नहीं है, गोल्ड प्लेटेड है। होता है ना, जिसको बोलते हैं सोना के पानी में डुबो के उसका कलरिंग करके देता है। जैसे एक, मेरे को सब पता है, मेरे को एक कंपनी है, इसका नाम है श्रीहरि ज्वेलर्स को, ठीक है, बंगाल में बड़ा चलता है श्रीहरि ज्वेलर्स। ये बेसिकली गोल्ड प्लेटेड चीजें बेचता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, केस्टपुर में दो है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी। गोल्ड नहीं, गोल्ड प्लेटेड। अब मानो कि वो श्रीहरि क्या करता है, ऐसे वो करता नहीं है, मुझे जितना बताया, अच्छा गुडविल बनाया कि उसने वो सीधा बोल के ही बेचता है ये गोल्ड प्लेटेड है। बट कई बार ऐसे सोना का दुकानदार ऐसे क्या करते हैं, गोल्ड प्लेटेड को गोल्ड बोल के कस्टमर को बेच रहा है। अमेरिकन डायमंड को ओरिजिनल डायमंड बोल के बेचना। जैसे आप लोग बहुत सारे ऐसे हीरा का चीज पहनते हो, कोई हो सकता है ओरिजिनल हीरा पहने, लेकिन आजकल मार्केट में एडी ज्यादा चलता है। एडी बोलते हैं ना उसको, एडी माने अमेरिकन डायमंड, पता था? या एडी पता था? हाँ, अमेरिकन डायमंड एक्चुअली फैक्ट्री में बनता है, उसको केमिकलाइज्ड करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल डायमंड होता है, वो ओरिजिनल डायमंड जो मिट्टी से निकाला जाता है और उसके बेस से उसको रिफाइन करके डायमंड को बनता है, वो ओरिजिनल डायमंड होता है। वो एक्चुअल में महंगा होता है। और जो अमेरिकन डायमंड है वो जस्ट ज्वेलरी को शेप देने के लिए, एक डिजाइन देने के लिए बनाया जाता है। तो अगर किसी ने एडी चीज को ओरिजिनल डायमंड बोल के बेच दिया, गलत है ना? समझ रहे हो सर? यही चीज है। तो जिसके साथ ये चीज हो रहा है उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है ना, तो ये वॉइडेबल किसके एंगल से हो? जिसके साथ धोखा हो रहा है ना। समझ में आया? वॉइडेबल। अरे वॉइडेबल का केस क्या होगा, कोर्ट में लटकेगा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा होगा तो कैसे प्रूव होगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? तुम सिंपल, जैसे मानो तुम सिंपल, चलो गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हो, अच्छा एग्जाम्पल। तुमने एक ज्वेलरी दुकान में गए, तुमको एक अमेरिकन डायमंड का प्रोडक्ट को डायमंड के दाम पे बेच दिया, या फिर गोल्ड वाला चीज को गोल्ड प्लेटेड के दाम पे, सॉरी गोल्ड के दाम पे गोल्ड प्लेटेड चीज बेच दिया। आपको बाद में पता चला कि भैया तो ओरिजिनल नहीं है ना? कैसे पता चला? अब एक दूसरे दुकान में गोल्ड खरीदने गए, बदले में होता है ना पुराना सोना दे के नया चीज लेना, उस टाइम पे पता चला कि भैया, और वो ऑथेंटिक दुकान था, तो बोला कि नहीं नहीं दादा, आपका ये तो ओरिजिनल नहीं है। किसने दिया आपको? तब आपको पता चला। फिर अगर आपके पास बिल होगा, सब चीज होगा, तो फिर जाके आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो। तो जब तक ये कोर्ट केस में बचे चलता रहेगा, तब तक आप कौन हो? एग्रीड पार्टी। और वो दुकानदार, उसके तरफ से तो ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हमने सही बेचा है ना, लेकिन आपकी तरफ से क्या बोल रहा है कि हमको सही चीज नहीं बेचा है। तो जिसके तरफ से सही नहीं है उनके लिए ये केस वॉइडेबल है, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना होता है। अब मानो कोर्ट ऑफ लॉ में वो भी गया, आप भी गए, अब आपको जज पूछ रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, प्रोडक्ट तो धोखा दिख रहा है, दुकानदार को भी पूछेगा कि आपके दुकान का है। मानो उसने मान लिया कि उसके दुकान का है, या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट, लेकिन वो आपको ना, वो थोड़ा पावरफुल है, और आप जब कोर्ट में आपको पूछ रहे कि क्या इसने आपको बेचा है, उस टाइम पे अगर आप बोल दे तो नहीं, मेरे को इसने नहीं बेचा है, क्योंकि उसने पहले आपको थ्रेट दे के रखा। तो अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में थ्रेट के डर से ना बोल देते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो जाएगा, जो एक्चुअली वॉइडेबल सिचुएशंस पे था। बट कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप इसको इनकार कर देते हो डर के मारे, तो फिर वैलिड हो जाएगा। तो आपको भाई कभी ना कभी तो आपको सच बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चले। जैसे अभी जो इतना बड़ा केस हुआ है बंगाल में, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं ना,
क्यों झूठ बोल रहा है? उनको जान का डर है। सच बोलने वाला अगर कोई होता तो केस अब तक नहीं निकल जाता। इतना बड़ा हॉस्पिटल्स में किसी को नहीं पता था क्या कि अंदर क्या चल रहा है? बोल देता आके, साक्ष्य दे देता, अपना गवाही दे देता, इजीली एविडेंस हो जाता। लेकिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी बोलेगा उसका जान खत्म, टाटा बाय बाय कर देगा। सबको पता है जो अंदर था कौन है, क्या है, नहीं है। अब इनको फोर्सफुली इनका जान का खतरा को बचा के अगर सीबीआई कुछ निकाल पाता है तो होगा। देखो क्या होता है, कहां तक पहुंच पाते हैं। 15 दिन तो ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है सर? एक्चुअली मैं आपको क्यों जोड़ा, कनेक्ट करने के लिए। ये मत सोचना कि बार बार याद क्यों देते हो सर, ये भूलने वाला चीज नहीं है। ठीक है, और पढ़ाई करने के टाइम पे थोड़ा कनेक्टिविटी भी हो जाता है। X threatens to kill Y if he does not sell his house for ₹1। भाई तुम अगर तुम्हारा घर मेरे को नहीं बेचेगा हम तुमको उड़ा देगा, समझे? सीधा जन्नत या क्या कहाँ जाता है उड़ाने के बाद कहाँ जाता है? जहां भी हो, हाँ, स्वर्ग हो जन्नत हो, भेज देंगे तुमको। X threatens to kill Y if he does not sell his house for ₹1 सर lakh to जन्नत X। नहीं सर, जन्नत नहीं, कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। ओ जहन्नम में, अच्छा हाँ जहन्नम भेजेंगे मार के। अच्छा जहन्नम, या फिर हम लोग उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नरक। हाँ नरक भेज। सर जन्नत में तो मजा ही मजा है सर। हाँ जन्नत में मजा ही मजा है बात भी सही है। X threatens to kill Y if it does not sell his house for ₹1 lakh to X. Y sells his house to X and receive payments. Y sells his house to X and receive payments. Here Y's consent has been obtained by coercion, माने मारने का धमकी देके, and hence this contract is voidable at the option of Y। क्योंकि वो बेचना नहीं चाहता था उसको, तो धमकी देके उसको बेचा गया, सेल करवाया गया। And the agreed party, if Y decide to avoid the contract, he will have to return 1 lakh which had received from X. And if Y does not exercise the options to repudiate the contract with a reasonable time, and in the meantime Z purchased that house from X for 1 lakh in good faith, Y cannot repudiate the contract। पजल हो गया? पजल हो गया सर, जेड को बीच में खींच के। पहला केस तो क्लियर है कि एक्स ने थ्रेट दिया वाई को मारने का। एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस फॉर ₹1 लाख। एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई, वाई को बोला कि भाई अगर तुम्हारा घर मेरे को 1 लाख में नहीं बेचते हो तुमको उड़ा देगा। वाई क्या किया, सेल कर दिया एक्स को। उड़ने से अच्छा है घर बेच देते भाई, जिंदा रहेंगे तो और घर बना लेंगे। तो बंदा ने बेच दिया एंड रिसीव पेमेंट, बदले में पेमेंट भी दे दिया। घर बेचेगा पेमेंट देंगे नहीं क्या, 1 लाख ले लिया। वाइज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय क्या, धमकी से, कोर्सन, इसको क्या बोलते हैं, कोर्सन बोलते हैं। एंड हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, किसके ऑप्शन से, एक्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स तो चाहता ही है घर उसको मिले, प्रॉब्लम तो वाई की तरफ से। द एग्रीड पार्टी कौन, वाई। इफ वाई डिसाइड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ही विल हैव टू रिटर्न ₹1 लाख। अगर तुमको अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 लाख वापस करना पड़ेगा, विच ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, है ना। पैसा लेके फिर अवॉइड कैसे करोगे, पैसा तो फिर वापस करना पड़ेगा, हमको नहीं चाहिए। If Y does not exercise his options to repudiate the contract within a reasonable time, and in the meantime Z purchase that house from X, अगर Y इस चीज को चेंज नहीं, repudiate का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। If Y does not exercise his options to repudiate the contract within a reasonable time, and in the meantime Z ने क्या किया, purchase that house from X for ₹1 lakh in good faith। good faith माने कोई धमकीबाजी कुछ नहीं, then Y cannot repudiate the contract। तो फिर Y की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल। अगर बीच में Z आ जाएगा और गुड फेथ में होगा तो फिर Y बाद में इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। रेपुडिएशन का क्या मतलब होता है, रेपुडिएट शब्द का क्या मतलब है, बेसिकली एक तरह का एक्सेप्टेंस है। इसका थोड़ा सही मतलब समझा देता हूं आपको। ये रेपुडिएट वर्ड बार बार आएगा सर इंग्लिश में, इसको बार बार आ जाएगा। रेपुडिएटेड या फिर रेपुडिएटेड ऐसे बोलते हैं, टू से दैट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और बिलीव समथिंग। खंडन करना, किसी बात को स्वीकार करने या मानने से इनकार करना, यानी तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस एक्सेप्ट ना करने को क्या बोलते हैं, रेपुडिएट। बुझते पारले?
तो अगर यहाँ पर y अगर रिपुडिएट नहीं करता है, क्या बोलता है लास्ट में, if y does not exercise options to repudiate the contract within reasonable time and in the meantime z purchased the house from x for rupees 1 lakh in good faith, y cannot repudiate the contract. y इसको कैंसिल नहीं कर सकता. In case of voidable contract, if the agreed party decide to repudiate the contract, the party rescinding the contract, resign माने कैंसिल करना, must restore the benefit received by. जैसे यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि x threatens to y की, ठीक है, इसमें y ने 1 लाख रिसीव किया था ना. अगर तुम चाहते हो कि उसको कैंसिल करना है तो तुमको पहले तो जो तुमने लिया उसको वापस करना है. पैसा लेके तुम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, माने तुम बोल रहे हो कि मैं इसको वॉइडेबल कंडीशन में लेके जाना था, तो पहले तो जो मिला उसको वापस करो, है ना. एक्सेप्ट करके कैसे हो सकता है. जैसे in case of voidable contract, if the agreed party decide to repudiate the contract, the party rescinding the contract must restore the benefit received by him under the contract to be the person from whom the benefit was received, and the other party is freed from his obligation to perform the contract. वापस करो, 1 लाख वापस करो, फिर किसी और को बेचो. 1 लाख भी लेना है, किसी और को भी बेचना है, दोगलापन हो जाएगा ना. इसको बोलते हैं दोगलापन. जैसे अभी पश्चिम बंगाल में कुछ लोग दोगलापन कर रहे हैं. डोंट टेक इट पर्सनल, सच्चाई है इसलिए बोल रहा हूँ. ममता दीदी दुर्गा पूजा के लिए क्लब लोगों को पैसा देता है ना. इस बार तो 75,000 करके दे रहा है, 85,000 करके. अब यही लोग दुर्गा पूजा का 85,000 लेके मजा करेगा दुर्गा पूजा में, और यही लोग प्रतिवाद के आंदोलन में वी वांट जस्टिस करेगा. दोनों बात कॉन्ट्रैक्टरी नहीं है. जिस दुर्गा पूजा जो वुमेन एम्पावरमेंट का बात करता है, जो वुमेन सेफ्टी का बात करता है, दुर्गा पूजा का क्या पर्पस है, नारी शक्ति है ना. दुर्गा पूजा इज फॉर नारी शक्ति. ये दुर्गा पूजा जो होता है आप लोगों को पता है क्यों होता है, क्या पता, क्या नॉलेज है, बोलो. दुर्गा पूजा का हिस्टोरिकल क्या कॉज है, एनीवन. सर एक हिंदू कॉन्सेप्ट जो सब गॉड्स के लिए एप्लीकेबल है कि हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम जैसे गॉड को कंसीडर करते हैं, तो गॉडेस को भी मतलब कोई देवी को भी हम लोग भगवान के रूप में पूजा करते हैं. नहीं, मैं तो उस पे नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको एक सिंपल हिस्टोरिकल चीज पूछ रहा हूँ कि ये दुर्गा पूजा, ये जो अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, ये दुर्गा पूजा इस टाइम पे क्यों होता है. तो दुर्गा पूजा मतलब वुमेन का पावर का बात करता है और उनके राइट्स का बात करता है. एग्जैक्टली सर, नहीं आप लोग सही बोल रहे हो. गौरव सुन ले, तो ये जो दुर्गा पूजा होता है, राम जी जब रावण को वध करने के लिए डिसीजन लिया था, तो माँ दुर्गा से शक्ति पाने के लिए 9 दिन का पूजा जो नवरात्रा होता है. ऐसे तो नवरात्रा 2 बार होता है साल में. एक नवरात्रा चैत्र मास में होता है, वो एक्चुअल दुर्गा पूजा है. जो एक्चुअल जो महिषासुर का वध करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली वो चैत्र मास में जो होता है, दैट इज द ओरिजिनल दुर्गा पूजा. बट बाद में रामायण के टाइम पे राम जी जब रावण को वध करने के लिए सीता माँ को वापस लाने के लिए जब 9 दिन का दुर्गा माता को पूजा करके शक्ति लिया, उस सिचुएशंस को ये अक्टूबर महीने के दुर्गा पूजा में हम लोग पालन करते हैं. ठीक है, दैट इज द रीजन. ये अक्टूबर में शरद महीना, इसको शरद काल बोलते हैं, इसलिए इसको शारदोत्सव भी बोला जाता है बंगाली में. ठीक है, ये सिचुएशन है. अब इसी बंगाल में राम जी का नाम लेना गुनाह है. दुर्गा पूजा जो हम लोग अक्टूबर में पालन करते हैं, वो दुर्गा पूजा पालन करते हैं राम जी ने दुर्गा पूजा इस टाइम पीरियड में किया था बोल के हम लोग अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा करते हैं. बट यही बात बंगालीज को पता नहीं है. जस्ट इमेजिन, कॉन्ट्रडिक्टरी. देखो, उसी बंगाल में ममता दीदी दुर्गा पूजा करने के लिए लोगों को पैसा भी देते हैं, और उसी बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम पे पैसा भी देता है, और उसी बंगाल में तुम अगर राम का नाम लोगे तो तुम विलन बन जाओगे, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा. जस्ट बिकॉज कि बीजेपी अपने नारे में जय श्री राम का शक्ति के नाम पे यूज करता है. अरे भाई, उसका नारा है, जय श्री राम हर कोई बोल सकता है, तुम क्यों नहीं बोलोगे. दुर्गा माता का जो अस्तित्व बंगालीज के दिमाग में आया है, तो राम से आया है. नहीं समझता. हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट तो रामायण से ही मतलब स्टार्ट हुआ है ना. ये तो एपिक्स है. रामायण से भी पहले. हाँ मतलब सर, हाँ, रामायण तो एक अच्छा एपिक है, तो वो हाँ ऑब्वियसली उसी से आया. तो फिर उसी वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो फिर ये बंगाली कभी भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता है कि दीदी आप ऐसा नहीं बोल सकते, राम के बिना हमारा अस्तित्व तो नहीं है. ये बात हिंदू बोलते ही नहीं है, और बंगाली तो बिल्कुल नहीं बोलता है. ये सुनो, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल नहीं बोलता है. क्या दिमाग है, क्या चल रहा है, दोगलापन नहीं है.
ऊपर से तुम देखो वी वांट जस्टिस बोल के रास्ते में आ जाएगा, लेकिन दुर्गा पूजा कमेटी पैसा नहीं वापस कर रहा है। सर आपको कैसे पता? अरे मेरे पाड़ा में भी एक होता है, मेरा फैमिली सब उसमें सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग हैं। मैं सीधा सीधा बोला वापस करिए, क्या करते? और मैं तो शुरू से मैं बोलता हूँ मत लिया करो। पूजा करने के लिए किसी पार्टी का ये सब चीज चीज ना किसी को नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूजा एक अपना भक्ति का विषय है, इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंड का कोई मतलब नहीं है, बेसलेस कॉन्सेप्ट है। पूजा मन की भक्ति है, श्रद्धा है, इसके लिए किसी का पैसा का कोई मतलब नहीं है। वो पैसा ओरिजिनल डेवलपमेंट में होना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो सरकार का काम है। हम पूजा करेंगे, कैसे करेंगे वो हमारा विषय है, हमें छोड़ दो। दिस गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस काइंड ऑफ मैटर्स। कौन किस तरह से नमाज पढ़ेगा, कौन किस तरह से पूजा करेगा, सरकार क्यों बोलेगा? और पब्लिक पागल है क्या? जाके भीख के लिए बैंक में लाइन लगाते हैं। मेरे घर से एक दिन बोलते हैं बैंक में जाना पड़ेगा और पूजा का पैसा आएगा। मतलब ये सब पाप तो हम बिल्कुल नहीं करें, और ऐसे तो इंसान से तो मैं लेना ही नहीं। मेरे को ये जो दे रहा है ना, इससे तो इसका चीज तो लेना ही नहीं। हमारा ही चीज है ना, किसका? उसका पैसा है, हमारा ही टैक्स का पैसा है, सबका। लेकिन इस तरह से क्यों, ऐसे क्यों दे रहे हो? क्या किसका 400-500 करोड़, करोड़ 1000 करोड़ खर्चा कर रहे? लोग हाँ बोल। सर, लेकिन सर पूजा के नाम पे करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, पैंडल वैंडल बड़ा बड़ा सब डोनेशन करके, गोल्ड वगैरह, लेकिन डेवलपमेंट कुछ नहीं होता। नहीं देखो, नहीं तो डेवलपमेंट का कुछ नहीं। वो गौरव बोल रहे कि ये जो पूजा के नाम पे हम लोग इतना खर्चा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा में करोड़ों का खर्चा होगा, ठीक है, उसका बोलते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ा बड़ा पैंडल में खर्चा। लेकिन ये पैंडल का खर्चा तो पब्लिक अपने पैसे से करता है, ये सरकार का पैसा नहीं। जैसे ये शिव भूमि में जितना बड़ा पूजा होता है, ये सरकार थोड़ी करता है, ये तो पब्लिक चंदा डोनेशन कलेक्ट करके अपने से करता है। इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, करे ना, क्या दिक्कत है? जितना बड़ा करना है करे। सॉल्ट लेक में बड़ा बड़ा करोड़ों का पूजा होता है ना? क्यों नहीं करे? पब्लिक अपने से करे ना। राम मंदिर इतना बड़ा बना है, पब्लिक अपने से किया, सरकार थोड़ी राम मंदिर बना के दिया। पब्लिक करेगा, पब्लिक अपने पैसे से कर ही सकता है, जिसको जो रुचि है क्यों नहीं करेगा? लेकिन सरकार अपने पॉलिटिकल फंड का पैसा, माने जो डेवलपमेंट के लिए है, वो पैसे से राजनीति शोभा नहीं देता। और मेरे को ये खराब लग रहा है कि जहां पर नारी शक्ति का डेवलपमेंट के लिए माता का पूजा होता है, वही नारी शक्ति के प्रतिवाद में कम से कम इतना तो करे, भाई नहीं लेना है आपका ये सब चीजें। पता नहीं, जो भी हो, कंट्रोवर्शियल है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं समझा पा रहा हूँ। मैं बेसिकली ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसको लेना है नहीं लेना है, सब पर्सनल मैटर है, कि बट दोगलापन बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इलीगल है ये क्या चीज है? ये भी बहुत वाइटल चीज। इलीगल मैंने जो काम इलीगल, काम इलीगल तो सर कॉन्ट्रैक्ट मेरा एक इलीगल। क्वेश्चन है छोटा सा। सर मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल मतलब धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, ये क्या लीगल है? मतलब ये करना सही है? गौरव करना बोलते तो हैं कि नहीं चाहिए सर, लेकिन इस पे धर्म कोई के नाम पे जो पॉलिटिक्स करता है क्या ये लीगल है? नहीं, वैसे धर्म के नाम पे वो लोग नहीं कर रहा है, धर्म के नाम पे हम लोग बांटे हुए हैं, धर्म के नाम पे हम बटे हुए हैं। वो लोग तो बस हमारा वीकनेस का फायदा ले रहा है। पॉलिटिकल लोग थोड़ी ना पॉलिटिक्स करता है, वो तो पब्लिक अगर मूर्ख है तो वो करेगा। हम लोग बटे हुए हैं ना, हम लोग यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं ना। हम लोग यूनाइटेड होंगे, देखते हैं कौन क्या फायदा उठाते हैं। होंगे क्या हम लोग? कुछ भी हो जाए, धर्म के नाम पे हम बटे हुए हैं सर। पॉलिटिकल पार्टी बस अपना फायदा उठाते हैं। बिहार में तो जात पात का गणना करते हैं कि कितना यादव है कितना शेड्यूल कास्ट है, ऐसे करके बिहार का पॉलिटिक्स चलता है। बंगाल में आजकल हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स चल रहा है। तो ये क्यों? कौन कर रहा है? हम लोग खुद कर रहे हैं। वो तो बस हम लोग को अपना क्या बना रहे बोलो तो, मैंने जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना, बोली बकरा। हम लोग बलि का बकरा है। लीगल इलीगलिटी का क्या है? पॉलिटिक्स जैसे चलेगा, जिस जगह में जैसा सिस्टम वैसे चलेगा। हम लोग एडुकेटेड बने, हम लोग प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चले, वो देखेंगे कि कौन से लोग क्या करेगा। जो खाएगा पॉलिटिक्स में वही चलेगा। पब्लिक यही तो खाते हैं, पब्लिक को अच्छा चीज पसंद नहीं है। पब्लिक का मतलब पब्लिक एट लार्ज। तुम बोलेगा नहीं हम तो नहीं करते, भाई यहाँ बात एक जन का नहीं है, एंटायर नेशन। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज बोलता हूँ ना, हाथ का 5 उंगली है, एक उंगली में जब दर्द होता है पूरा उंगली दर्द करता है।
अगर सोसाइटी में एक भी इंसान मूर्ख है तो पूरा सोसाइटी मूर्ख माना जाएगा, डर सोसाइटी को होगा। तुम बोलोगे नहीं हम एडुकेटेड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे सोसाइटी में एक भी इंसान मूर्ख रहेगा, उसका डर तुम्हें भी होगा। जब तो फिर ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोसाइटी में कोई भी बंदा मूर्ख ना रहे। तो सोसाइटी फिर क्यों, कहना मुश्किल है, आसान भी नहीं है, बट ये चीज अचीव करना भी इतना आसान नहीं है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन मत करो ये सब चीजें, मैं समझाने के लिए कभी कभी बोल देता हूँ जज्बाती होके, बट आप लोग पढ़ाई ना। इलीगल एग्रीमेंट, an illegal agreement is one the object of which is unlawful, such agreement cannot be enforced by law, thus illegal agreements are always void ab initio, माने शुरू से ही void है, void from very beginning. X agrees to pay y rupees 1 lakh if y kills z, ये क्या बात है भाई, y kills z and claims rupees 1 lakh, y cannot recover from x because the agreement between x and y is illegal and its object is unlawful. Effect on collateral agreement, in case of illegal agreement even the collateral agreements become void, माने मेन एग्रीमेंट अगर इलीगल है तो उसके साथ जुड़ा हुआ बाकी चीज भी void हो जाएगा। माने हो सकता है कि बाकी जो चीजें हैं वो वैलिड था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट गड़बड़ है तो उसके साथ जुड़ा हुआ हर चीज void हो जाएगा। If the above example X borrows 1 lakh from W who is aware of the purpose of the loan, अच्छा लोन देने में कोई दिक्कत है क्या, लोन का एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम है? किसी को मारने के लिए देखो, से फॉर एग्जांपल कौन मारपीट करेगा? चलो मानो कि तुमको किसी को, तुम सुपारी किलर हो, क्या हो, सुपारी किलर हो, टपकाते, ऐसे लेडीज भी है तो संदेह भी नहीं होगा लोग, है ना तो मान कि तू किसी को टपकाने का सुपारी लेता है, तो मान को मेरे को किसी को टपकाना है, किसको टपकाना है, ठीक है, अच्छा चलो गौरव तू टपक जा यहाँ पे लड़की लोगों को टपकाएंगे, गंदा मान लेगा मेरे को, ठीक है, चलो क्लास में ही किसी लड़का को टपकाना है, ठीक है, अब तुमको मैं सुपारी दिया, पैसा दिया, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं था, ठीक है, मैंने बेसिकली मेरे पास पैसा नहीं था, मैं मानो अस्मिता से लोन ले लिया, ठीक है, अस्मिता मेरे को लोन देता है, वो बेसिकली यही काम करता है, ये सुपारी किलिंग के लिए ही लोगों को लोन देता है, समझ में आ रहा है, मैंने बेसिकली इसको बोलते हैं अंडरवर्ल्ड। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कहाँ चलता है, अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम मुंबई में चलाता था, ठीक है, अब अस्मिता क्या करता है, फाइनेंस का काम करता है, बेसिकली जिसके पास पैसा नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुमको पैसा देना चाहता हूँ किसी और को मारना है इसलिए, अब वो मेरे को फंडिंग किया है, मैं उनसे लोन लिया, लेकिन उसको पता है पर्पस क्या है, ठीक है, लोन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसका जो पर्पस है वो गड़बड़ है, ठीक है, तो वही चीज बोला है, if the above example X borrows 1 lakh from W who is aware the purpose of the loan, then the main agreement between X and Y is illegal and the agreement between X and W which is collateral to the main agreement is also void, hence W cannot recover the money from X। समझे, लोन लेने में दिक्कत नहीं था, बट क्योंकि ये void है तो इसका पैसा भी रिकवर लीगली नहीं कर पाएगा, लीगली तो बिल्कुल नहीं होगा, ये लोग लीगली कोशिश भी नहीं करता है, ठीक है, अब मानो अस्मिता ने मेरे को पैसा दिया, तो उसको पता है कि मैं तुमको किसी को मारने के लिए पैसा दिया, अब अस्मिता बाद में मेरे से पैसा मांग रहा है, मैं दे नहीं रहा हूँ, तो क्या कोर्ट में जाएगा कोर्ट में कि मैंने इनको पैसा दिया था, वो बेसिकली सुपारी किलिंग के लिए दिया था, पर मेरा पैसा नहीं दे रहा है, कोर्ट बोलेगा भाई पागल है, पूरा कोर्ट ही पागल है, मैंने बंदा, ठीक है, समझ में आ गया सर, बस। तो इलीगल एग्रीमेंट याद रखना सर, इलीगल एग्रीमेंट तो void होता है, इलीगल के साथ जुड़ा हुआ कोलैटरल भी void होता है। Unenforceable contract is a contract which is actually valid but cannot be enforced because of some technical defect, such as not in writing, understamped, ठीक है, राइटिंग में नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा, understamped है, ठीक है, such contract can be enforced in the technical defect involved in is removed, माने बेसिकली unenforceable। से फॉर एग्जांपल आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्लास बहुत लोग किए होंगे, ठीक है, चेक्स का, चेक में अगर मानो डेट नहीं है तो वो चेक बैंक क्या करता है, एनफोर्स नहीं करता, या फिर चेक में मानो साइन नहीं है, ठीक है, तो फिर वो एनफोर्स नहीं हो सकता, है ना, सिमिलर काइंड ऑफ चीज। एन ओरल एग्रीमेंट फॉर आर्बिट्रेशन इज अनएनफोर्सेबल, बोला ना आपको स्टार्टिंग में, ओरल कॉन्ट्रैक्ट का दिक्कत ये है कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में इसका डिसीजन मेकिंग नहीं होता, बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स दैट एन आर्बिट्रेशन माने कोर्ट, आर्बिट्रेशन माने कोर्ट, law requires that an arbitration agreement must be in writing, the oral agreement for arbitration is reduced to writing, it will become enforceable, यानी ओरल एग्रीमेंट को अगर वैलिड करना है तो राइटिंग करो, क्योंकि कोर्ट क्या चीज कैसे याद रखेगा, ओरल बात को याद कैसे रखेगा,
समझेगा कैसे? तुम्हारे साथ किसी का रेंट एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो रेंट एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है तुमको कैसे पता? कोर्ट को बताओगे कि मैं इनके पास रेंट पे रहता था, वो कोर्ट कैसे मानेगा कि तुम रेंट पे रहते? कुछ तो एक वैलिड एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा ना। मानो वो बंदा तुमको घर से निकाल देता है, तुम जिनके घर पे रेंट पे हो, तो तुम कोर्ट में जाते हो कि मेरे को घर से निकाल दे। अब मानो ऐसे सिचुएशन से, कोरोना टाइप का सिचुएशन है, कहीं और जगह में जाओगे तो लेगा नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में लोग कोर्ट जाते हैं। अब लेकिन तुम्हारे पास कुछ लिखित होगा तो तुम उस पर प्रूव कर पाओगे, अगर लिखित नहीं होगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाए। समझ में आया? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड वॉइडेबल को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसे तो मैं समझा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या किया है, डिफरेंस करके दिया है, बट मैंने सारा चीज समझा चुका हूँ। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट भी समझा चुका हूँ, इसको भी डिफरेंस करके दिया हुआ है। तो प्लीज आप लोग एक बार इस टॉपिक को ना कवर करना, और कुछ कोई एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, एक बार प्लीज गो थ्रू करना। अगर कुछ समझ में नहीं आए मुझे बताना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी एडवांस टॉपिक में जाऊंगा, ठीक है? ओके। जो लोग सीएमए का एग्जाम देने वाला है दिसंबर का, उन लोग का फॉर्म निकल गया है सर, आप लोग चेक करिए वेबसाइट में फाउंडेशन का। और 15 अक्टूबर लास्ट डेट। हाँ, 15 अक्टूबर लास्ट डेट है, चेक करिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए दिसंबर का, जिसको एग्जाम में बैठना है। इंटर का भी हो गया है सीएमए का, ठीक है? सीएस वाले स्टूडेंट्स का एग्जीक्यूटिव लेवल का भी दिसंबर के केस में फॉर्म निकला है शायद, मैं एक बार फिर भी कंफर्म करता हूँ, ठीक है? ओके सर, चलो बाय। बाय सर। बस बाय सर। बाय बाय सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। ओके सर, बाय। अच्छा